हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और मजे में होंगे। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के बचे हैं टोटल 9 दिन। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे कमर्शियल मैथमेटिक्स पे वन शॉट। ठीक है, पूरा कमर्शियल मैथमेटिक्स इंक्लूडिंग जीएसटी, बैंकिंग और शेयर एंड डिविडेंड्स हम लोग इस वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी, अराउंड शायद 1.5 घंटे की वीडियो हो। ठीक है, उसमें सारे पीवाईक्यूज करेंगे जितने अभी आए हैं। ठीक है, इन 2-3 सालों में, क्योंकि पैटर्न बहुत बदला हुआ है। ठीक है, और सबसे पहले मैं बता दूं वेटेज कितना है। ठीक है, वेटेज देखो जरा कितना है भाई। कमर्शियल मैथमेटिक्स से टोटल 14 से 15 मार्क्स का आता है हर साल। ठीक है, 14 to 15 मार्क्स का हर ईयर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको छोड़ना बहुत इंटेलिजेंट डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है अभी तक तो वीडियो देखो। ठीक है, बहुत बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, इतना बढ़िया से पढ़ाएंगे। छोटा सा टॉपिक है, कुछ कुछ चीजें याद रखनी है बस। ठीक है, उसके बाद क्या बनेंगे, सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, सारे सवाल बनेंगे, बहुत डिटेल्ड नहीं पढ़ना है क्योंकि बोर्ड में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अप्रोच से पढ़ेंगे और क्या करेंगे, सारे बोर्ड के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बातें बहुत ज्यादा हो गई, शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे जीएसटी क्या है। ठीक है, जीएसटी क्या है, देखो ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, जितनी छोटी छोटी चीज बता रहे हैं बस वो याद रखना। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज याद रखो, जीएसटी क्या है। पहली बात तो एक तरीके का टैक्स है। ठीक है, टैक्स है, फुल फॉर्म क्या है जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से पता होगा। ठीक है, एक चीज और याद रख लो, क्या पता पूछ ले मल्टीपल चॉइस में कि भैया जीएसटी कौन से तरीके का टैक्स होता है, तो लिखोगे भैया कौन सा टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, अब जरा देखो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जल्दी जल्दी समझ लो, देखो कब लगता है जीएसटी, जीएसटी तब लगेगा जब आप कोई सामान क्या करोगे, सेल करोगे। ठीक है, वाइल सेलिंग अ गुड तो क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। ठीक है, जैसे हम गए कुछ खरीद के लाए, मान लो कहीं से हमने क्या किया, एक बैग खरीदा। ठीक है, कहीं से बैग खरीदा, कहीं मॉल गए, एक बैग खरीदा, तो हमें क्या देना पड़ेगा, उसको जीएसटी देना पड़ेगा। अब जीएसटी देना पड़ेगा तो उसके लिए कुछ रेट ऑफ जीएसटी होता है, कैलकुलेट होता है, कैसे होता है बताएंगे। ठीक है, यहां तक बस इतना याद रखना है। ठीक है, कुछ ज्यादा नहीं याद रखना है। देखो बढ़िया से कराएंगे, सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी आगे पीवाईक्यू लगवाएंगे। ठीक है, देखो यहां समझने वाली चीज है, क्या लिखा हुआ है, जीएसटी। जीएसटी कहाँ कहाँ बटा है, एक सीजीएसटी में बटा है, एक एसजीएसटी में बटा है और एक आईजीएसटी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। देखो ये क्या होता है, देखो कभी भी नोटिस करो, जब तुम कोई सामान खरीदते हो, ठीक है, वाइल बाइंग अ गुड क्या करोगे, या तो भाई विद इन द स्टेट खरीदोगे, मतलब या तो अगल बगल से खरीद लिए, या क्या करोगे, मान लो कहीं घूमने गए, मान लो दिल्ली चले गए घूमने। ठीक है, न्यू दिल्ली चले गए घूमने, वहां से सामान खरीद के ला रहे हो, तो दो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि स्टेट के अंदर ही रह के सामान खरीदे, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि भाई स्टेट के बाहर जाके सामान खरीदे। ठीक है, तो देखो जब भी स्टेट के अंदर सामान खरीदोगे, एक स्टेट के अंदर सामान खरीदोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे कौन कौन सी जीएसटी लगेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। उससे भी पहले ये समझ लो कि उस सेल को क्या बोलोगे, जब भी एक स्टेट के अंदर सेल होगी तो उसको क्या बोलोगे, लोकल सेल्स या फिर सेल्स विद इन स्टेट। ठीक है, और इसी को एक और नाम से बोलते हैं, क्या, इंट्रा स्टेट सेल। क्वेश्चन में क्या मेंशन होगा कि सेल कौन सी है, इंट्रा स्टेट सेल है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में क्या मेंशन होगा, इंट्रा स्टेट सेल। आसान भाषा में याद रखो, जब भी एक स्टेट के अंदर सामान खरीदोगे, ठीक है, सामान खरीदो या बेचो, तो जो सेल को क्या बोलोगे, इंटरस्टेट सेल। जब भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान भेजोगे, मतलब सेल करोगे या दूसरे स्टेट से सामान खरीदोगे, तो उस केस में उस सेल को क्या बोलोगे, इंटर स्टेट सेल। ठीक है, इंटर स्टेट सेल। देखो बेटा कंफ्यूज मत होना। देखो इंटर रिलीजन होता है, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज होता है, क्या होता है कि भाई अलग अलग चीजों में हो रहा है, ठीक है, अलग अलग कम्युनिटी में हो रहा है, तो बस ऐसे इसको रिलेट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे इंटर लगा है मतलब अलग अलग स्टेट रहा होगा। ठीक है, अगर अलग अलग स्टेट रहा होगा तो क्या हो गया, इंटर स्टेट। अगर एक ही स्टेट के अंदर सेल है तो क्या हो गया, इंट्रा स्टेट। अब देखो अगर मान लो हमने एक स्टेट के अंदर सामान खरीदा, ठीक है, तो पहली बात तो इंट्रा स्टेट सेल हो गया, तो उस केस में जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है, देखो जीएसटी कैसे कैलकुलेट होता है। मान लो हमको 100 रुपए जीएसटी मिला, जीएसटी इज व्हाट, अ टैक्स। ठीक है, कुछ रुपए हमें मिला टैक्स का, 100 रुपए, तो वो उसका क्या होगा, तो देखो उसका होता क्या है, जब भी स्टेट के अंदर सेल होती है तो वो 100 रुपए में आधा आधा बढ़ जाता है। ठीक है, 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। इसीलिए यहाँ पे दो जीएसटी आई हैं, जब भी एक स्टेट के अंदर सामान खरीदोगे तो सेंट्रल जीएसटी आएगा और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, और दोनों का शेयर कितना रहता है, 50-50%। जितना जीएसटी आएगा 50% इनको जाएगा, 50% इनको जाएगा। ठीक है, अगर स्टेट के बाहर होती है, देखो इनका केस अलग है, पहले सारा पैसा इन्हीं को चला जाता है,
IGST का मतलब होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे भैया, फुल फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। जब भी हम लोग स्टेट के बाहर सामान खरीदेंगे या बेचेंगे तो एक जीएसटी देना पड़ेगा जिसका नाम है IGST, ठीक है। जल्दी से रिकैप करो, जल्दी से रिकैप करो भाई। जीएसटी कब लगता था, सामान खरीदने बेचने पे या कोई सर्विस देने पे। सर्विस मतलब जैसे मान लो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, ठीक है, सिनेमा हॉल में मूवी देखने गए, तो जीएसटी तब लगना था। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स था, ठीक है। अब कौन कौन सी सेल होती है, इंटर, इंट्रा और इंटर। इंटर मतलब अलग अलग रहा होगा, आउटसाइड द स्टेट, ठीक है। इंट्रा मतलब क्या हो गया, एक स्टेट के अंदर। अगर एक स्टेट के अंदर सामान लोगे तो कौन कौन सी जीएसटी लगनी है, एक जीएसटी लगेगी जिसमें 50-50% बढ़ जाएगा। जितना भी जीएसटी टोटल आएगा वो आधा आधा, आधा चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे और आधा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट। याद कैसे रखना है, आधा जाएगा मोदी जी के पास, आधा जाएगा योगी जी के पास, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। देखो इंटर में क्या होगा, जब भी स्टेट के बाहर होगा एक जीएसटी कैलकुलेट होगी, कौन सी, उसका नाम होगा IGST, ठीक है। यहाँ तक बस इतना याद रखना है, ठीक है। बस क्या याद रखना है, ये याद रखना है, SGST, CGST, IGST, इंटर स्टेट और इंटर स्टेट, बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले जरा एक चीज समझ लो, उससे पहले जरा एक चीज समझ लो। देखो क्या समझना है, देखो भैया क्या समझना है, 1 मिनट। पेज ऐड क्या पढ़ना है भैया, हमें हमें बस एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। छोटा सा टॉपिक जो भी हमें पढ़ना है, देखो छोटा सा टॉपिक पढ़ना है। देखो यहाँ पे जरा कोई पेज खाली होगा, देखो यहाँ पे पेज खाली है, ठीक है। समझो जरा, जो अभी बताएंगे वो जीएसटी का सबसे मेन पार्ट है, ठीक है, सबसे मेन पार्ट है। तो मेक श्योर बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनो। सुनो, एक वर्ड आता है, एक वर्ड यूज करता है टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। क्या यूज करता है, एक वर्ड यूज करता है टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो याद रखना, ये कभी भी क्वेश्चन में तुमको दिख जाए टैक्स लायबिलिटी, पहली बात तो लॉन्ग क्वेश्चन में दिखेगा नहीं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में दिखेगा नहीं, बस मल्टीपल चॉइस में दिखेगा। तो कैसे करोगे, टैक्स लायबिलिटी का मतलब, अच्छा कब लगती है टैक्स लायबिलिटी, देखो तुम मान लो तुम दुकानदार हो। अच्छा, एक दुकानदार क्या करता है, कहीं से सामान खरीदता है और क्या करता है, किसी और को सामान बेचता है। तुम दुकान पे जाते हो भाई, उसने सामान किसी और से खरीदा होता है, ठीक है, और फिर तुम उसके पास जाते हो कस्टमर बन के, तुमको सामान बेच देता है। तो जब भी एक ही इंसान सामान खरीदेगा और सामान बेचेगा, ठीक है, इफ अ सिंगल पर्सन बायज और सेल्स द गुड्स, तो उस केस में क्या लगता है, क्या लगता है भैया, बोलो टैक्स लायबिलिटी लगता है। तो याद रखना, टैक्स लायबिलिटी उन्हीं लोग के लिए लगेगा जो सामान खरीदते हैं या सामान बेचते हैं, ठीक है। अच्छा फटाक से देख लो जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हो। मान लो कोई सामान 1000 रुपए का हुआ, मान लो कोई सामान 1000 रुपए का हुआ, ठीक है। अब इसमें मैंने बोल दिया 10% जीएसटी लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा रेट इज इक्वल टू 10%, रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 10%। क्या जीएसटी कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 1000 रुपए का सामान था, उस पर 10% लगाओ, परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, कितना आ गया भैया, 10 इंटू 10 मतलब 1000 रुपए पे 100 रुपए एज टैक्स, जो कि जीएसटी तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। मतलब टोटल कितना पैसा दोगे, टोटल कितना पैसा दोगे, टोटल मनी इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी कह सकते हो। 1000 रुपए तो तुमको देना ही देना पड़ेगा, वो गिरा के मारेगा वरना, ठीक है। 1000 रुपए तो दोगे ही दोगे, और 100 रुपए एज अ टैक्स, 100 रुपए एज अ टैक्स भी देना पड़ेगा। तो मतलब टोटल कितना देना पड़ेगा, 1100 रुपीज देना पड़ेगा, ठीक है। होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब जरा ये समझते हैं, ये टैक्स लायबिलिटी लगता कैसे है, ठीक है। बेटा सबसे मेन है ये टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि सारे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन इसी से बनते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में। देखो टैक्स लायबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले तो एक फॉर्मूला याद रखो, सबसे तो पहले एक फॉर्मूला याद रखो, क्या, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, ठीक है। क्या करो, दिमाग का ढक्कन खोलो और इस फॉर्मूले को क्या करो, उठा के अंदर भर लो, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस ज्यादा से ज्यादा इससे बना सकता है वो, ठीक है, बना सकता है। देखो जरा, अब जरा देखो 1 मिनट, देखो लगता कैसे है ये, ठीक है, लगता कैसे है, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इजी है। देखो मान लो कौन है, एक है शॉपकीपर, ये है भैया शॉपकीपर। अब शॉपकीपर से कौन सामान खरीदेगा, कस्टमर, ठीक है। शॉपकीपर से सामान कौन खरीदेगा, कस्टमर। शॉपकीपर भी कहीं से सामान खरीद के लाए होंगे, उसको कह सकते हो होलसेलर कह दो, ठीक है, या रिटेलर, होलसेलर कह दो, इट इज ओके, ठीक है, होलसेलर। अब देखो देखो कैसे कैलकुलेट होता है टैक्स लायबिलिटी। अच्छा टैक्स लायबिलिटी किस पे कैलकुलेट होगा, किस पे बताया था, टैक्स लायबिलिटी उस पे लगेगा जो सामान खरीदता भी है और बेचता भी है।
तो देखो यहाँ पे 3 लोग हैं, तो सिर्फ इन्हीं में दिमाग लगाना, ठीक है। अब ये मत बोलना कि भैया होलसेलर भी तो कहीं से खरीद के लाया होगा, नहीं, यहाँ पे 3 लोग की बात हुई तो बस 3 लोग में देखो, ठीक है, और अलग जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ देखो शॉपकीपर भैया इनसे सामान खरीदे होंगे और इनको सामान बेचे होंगे, मतलब ये बीच वाले इंसान है, दोनों काम कर रहे हैं, जो दोनों काम करेगा उस पर लगेगा टैक्स लायबिलिटी। तो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। देखो लगता कैसे, देखो फॉर एन एग्जाम्पल शॉपकीपर कोई सामान बेच रहा होगा, मान लो कोई सामान, मान लो ये 1000 रुपए का बेच रहे होंगे, ठीक है, 1000 रुपए का बेच रहे होंगे, रेट ऑफ जीएसटी मान लो 10% होगी, ठीक है। अब 1000 रुपए का सामान बेच रहे हैं, शॉपकीपर इनसे 1000 रुपए का खरीदेगा, ठीक है। तो कह सकते हो शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस क्या बनी होगी, 1000 रुपए, ठीक है। अब जब शॉपकीपर इनसे सामान खरीदा होगा तो टैक्स भी तो देगा, टैक्स भी तो देगा भैया। देखो याद कैसे करो, तुम किताब खरीदने जाते हो मान लो दुकान पे, टैक्स देते हो ना, तो ऐसे याद रखना। अब शॉपकीपर गया होगा तो वो भी कुछ पैसा दिया होगा टैक्स का, तो शॉपकीपर इनके पास गए, 1000 रुपए तो मजबूरी थी, देना पड़ा भैया जितना दाम था सामान का। अब उस पर 10% कैसे निकालोगे, ये तो 1000 रुपए हो गया, 10% निकाले, परसेंटेज हटाए, 100 लगाए, कितना आ गया भैया, कितना आ गया, ₹100 आ गया यहाँ का जीएसटी, ठीक है, ये ₹100 आ गया यहाँ का जीएसटी। अब देखो शॉपकीपर सामान खरीद लिए, 1000 रुपए का सामान खरीदे, जीएसटी तो अलग है, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अब देखो सब जितने का सामान शॉपकीपर लाएगा उतने में तो बेचेगा नहीं, ठीक है भैया, फायदा करेगा ना अपना कुछ, कि 100 रुपए में सामान लाया, 100 रुपए उनको दे देगा, नहीं, क्या करेगा, फायदे में सामान बेचेगा। तो जब ये कस्टमर को बेचेगा, मान लो 1200 रुपए में बेच रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। अब कस्टमर इनके पास गए होंगे, तुम गए होगे दुकानदार के पास, तुम कौन हो, कस्टमर, ये कौन है, बुक वाला, तो तुमसे बोला कि भैया 1200 की किताब है और उस पर 10% जीएसटी भी लगेगा, तो क्या करोगे, जीएसटी भी तुम दोगे, तो यहाँ भी जीएसटी निकाल लो भैया, 1200 का तो सामान था, मतलब कह सकते हो तुम्हारी कॉस्ट प्राइस होगी और इस पे जीएसटी निकालो जरा, कितना आएगा भैया, बहुत आसान है, 1200 पे 10% निकाल लो, कितना आ गया, 120 रुपए आ गया, 120 रुपए आ गया, ठीक है, 120 रुपए आ गया। अब समझना, अब समझना सबसे मेन चीज, सबसे मेन चीज अब समझना, टैक्स लायबिलिटी किस पे लगती थी, जो सामान खरीदता भी था और बेचता भी था, मतलब किस पे लगनी चाहिए, किस पे लगनी चाहिए, शॉपकीपर पे लगनी चाहिए, किस पे लगनी चाहिए, शॉपकीपर पे लगनी चाहिए। देखो जब तुम, मान लो तुम शॉपकीपर हो, फॉर एन एग्जाम्पल मान लो तुम शॉपकीपर हो, तो तुम कहीं से सामान खरीद के लाओगे, तो जब हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, जब हम सामान खरीदते हैं और उस पर जीएसटी देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, याद रखना, उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। भैया क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, भैया ये चीज याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब तुम पर्टिकुलर, अच्छा किस पे लगेगा, जो सामान खरीद भी रहा है बेच भी रहा है, टैक्स लायबिलिटी उस पे लगेगा। तो जब तुम खरीदने के लिए टैक्स दे रहे होगे, देन व्हाट इज दैट टैक्स, इनपुट जीएसटी। और जब तुम बेच रहे होगे, तो तुमको जो जीएसटी मिलेगा, जो तुमको जीएसटी मिलेगा वो कौन सा जीएसटी हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, ठीक है। अच्छा देखो टैक्स लायबिलिटी क्यों निकालते हैं, टैक्स लायबिलिटी बेटा इसलिए निकालते हैं क्योंकि देखो शॉपकीपर 100 रुपए पहले दे चुके थे सरकार को, ठीक है। अब ये 120 रुपए इनको मिलेगा, कस्टमर से, तो ये 120 भी उठा के थोड़ी ना दे देंगे, ठीक है। पहली बात तो याद रखो, जीएसटी का जितना भी पैसा आता है अपनी जेब में नहीं जाता है, ठीक है, वो सब जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है, सारा पैसा जाता है गवर्नमेंट को, कुछ भी अपनी जेब में नहीं जाता है। तो ये 100 रुपए तो यहाँ दे ही दिए थे, अब इनको यहाँ से 120 रुपए मिलेगा, कस्टमर देगा, जैसे हम लोग देते हैं दुकानदार को, तो दुकानदार यहाँ पे क्या लाएगा, यहाँ टैक्स लायबिलिटी लाएगी, मतलब कि भैया आउटपुट जीएसटी में से इनपुट जीएसटी माइनस कर दो और जितना बचे उतना सरकार को दे दो, क्योंकि तुम यहाँ पे 100 रुपए दे चुके हो पहले। तो देखो आउटपुट इनको कितना मिला, 120 रुपए, और ये पहले कितना दे दिए थे, 100 रुपए, मतलब ये जो 20 रुपए आएगा, 20 रुपए आएगा, इसको नेट टैक्स भी बोलते हैं, बोल सकते हैं नेट टैक्स ऑफ द शॉपकीपर, ऐसे भी बोल सकते हैं, फाइंड द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर, टैक्स लाइबल टू शॉपकीपर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो कितना रुपए आ जाएगा, 20 रुपए आ जाएगा, खत्म हो गया, खत्म हो गया, ठीक है, खत्म हो गया, बस इतना समझो। अच्छा एक और चीज याद रखो, शॉपकीपर कितना दे, अगर क्वेश्चन में बोले फाइंड द अमाउंट दैट शॉपकीपर पेज टू द गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखना जिसके पास जितना जीएसटी आया उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सरकार को पे करने की, ठीक है। कहने का मतलब जैसे कि अब ये जीएसटी किसके पास आया, 100 रुपए होलसेलर के पास आया, तो ये नहीं कहोगे कि ये इन्होंने दिया था, ठीक है। मान लो सवाल पूछा कि फाइंड द जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट, तो शॉपकीपर के पास कितना आया, इनके पास सिर्फ 20 रुपए जीएसटी का आया, तो सिर्फ 20 बोलोगे, ये मत बोल देना कि 100 रुपए यहाँ भी दिए थे, नहीं, जिसके पास जीएसटी गया उसी की जिम्मेदारी है, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सरकार को पे करने की, ठीक है। तो अगर बोले फाइंड अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय शॉपकीपर टू गवर्नमेंट तो 20 रुपए, फाइंड अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू गवर्नमेंट
तो होलसेलर के पास कितना आया, 100 रुपए आया, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जमा करेगा ये, ठीक है। तो होलसेलर 100 रुपए देगा। अब बेटा वही लगता है, देखो आधा आधा बढ़ जाता है, ठीक है, आधा आधा क्या होता है, बढ़ जाता है जीएसटी। जैसे होलसेलर गवर्नमेंट को देंगे तो 100 में आधा आधा स्प्लिट हो जाएगा, 50%, 50 मतलब 50 रुपए गया मोदी जी के पास, 50 रुपए योगी जी के पास। यहाँ जब ये सरकार को देंगे 20 रुपए, 10 रुपए योगी जी को, 10 रुपए मोदी जी को, ठीक है, गॉट इट, समझ में आया। ये तो इनका नेट टैक्स हो गया। अब यहाँ एक और क्वेश्चन बोलता है, कहता है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया कि भैया किसने किसने दिया, कह रहा है बताओ टोटल अमाउंट ऑफ टैक्स जो सरकार को मिला। तो देखो क्या करोगे, 100 रुपए तो यहाँ से मिला था, 100 रुपए यहाँ से मिला था, 20 रुपए यहाँ से मिला था, तो टोटल कितना मिल जाएगा, 120 रुपए। जब भी मेंशन ना करे कि किसको देना है, ठीक है, जैसे जब मेंशन किया होलसेलर ने कितना दिया तो 100 रुपए, शॉपकीपर ने कितना दिया गवर्नमेंट को 20 रुपए, बट अब कह रहा है कि टोटल बताओ जितना सरकार को मिला होगा, किसने दिया ये नहीं बोल रहा है तुमसे। तो 100 रुपए यहाँ से गया होगा, 20 रुपए यहाँ से गया होगा, मतलब 120 रुपए। और 120 रुपए के साथ क्या हो जाएगा, आधा आधा स्प्लिट हो जाएगा, 50% एसजीएसटी मतलब स्टेट को चला जाएगा और 50% सेंट्रल को चला जाएगा। और ये सब कब होगा, जब इंट्रा स्टेट सेल होगी। इंटर का क्वेश्चन नहीं आता है बेटा, ठीक है, इंटर स्टेट एज सच आज तक पूछा नहीं गया, सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। और इंटर स्टेट का सवाल इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि वो कैलकुलेट करना इज वेरी इजी, ठीक है, सिंपल, बस जीएसटी निकाल दो वो आईजीएसटी में आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। भैया होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, होप समझ में आ गया होगा, होप समझ में आ गया होगा, होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बैंकिंग की तरफ, ठीक है, बैंकिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, फॉर्मूला रटो फटाक से, सबसे पहले फॉर्मूला रटो, सबसे पहले फॉर्मूला रटो, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें क्योंकि वन शॉट है। स्क्रीनशॉट लो, फॉर्मूला रटो फटाक से। देखो आई क्या होता है, ये आई क्या होता है भैया, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट। अभी समझाते हैं है क्या, पी स्टैंड्स फॉर प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या होता है, जो पैसा तुम देते हो, ठीक है, जो पैसा तुम देते हो। देखो ये बैंकिंग क्यों पढ़ाया जाता है, तुमको पढ़ाया इसलिए जाता है, तुमने सुना होगा एफडी करते हैं लोग, फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, या कभी सुना होगा एसआईपी होती है, नहीं सुना है तो समझो क्या होता है। होता क्या है, हम लोग बैंक को कुछ पैसा देते हैं, कुछ पैसा देते रहते हैं हर महीने, और क्या बोल के देते हैं कि भैया ये जमा करते रहो, जमा करते रहो, ठीक है। अब तुम बैंक को दोगे तो ऐसे तो दोगे नहीं, तुम भी लालची हो भाई, तुम कहोगे भैया कुछ फायदा तो दो तब देंगे तुमको हम हर महीने पैसे। तो जो पैसा हम हर महीने बैंक को देंगे, ठीक है, जो पैसा हम हर महीने बैंक को देंगे वो क्या होता है, प्रिंसिपल, ठीक है। अब बैंक को देंगे तो भैया बैंक भी तो कुछ हम लोग को देगा, तो जो बैंक हम लोग को देता है क्या देता है, उस पर ब्याज देता है जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। मान लो हम बैंक को 1000 रुपए हर महीने दे रहे हैं, ठीक है, 1000 रुपए हर महीने देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे, तो जब हमारा टेन्योर खत्म हो जाएगा, मान लो हमने बोला था कि हम 2 साल तक ये कर पाएंगे, तो 2 साल के बाद हमको क्या देगी, सरकार भी फायदा देगी, सॉरी बैंक भी फायदा देगी। तो जो बैंक फायदा देगी वो क्या देगी, एज ए इंटरेस्ट देगी, तो वो इंटरेस्ट हो गया, इंटरेस्ट हो गया। ये क्या है, ये भैया इसको बोलते हैं रेट, क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, रेट बोलते हैं इसको, ठीक है, रेट। एन क्या है, एन होता है टाइम, समय, भैया कितने समय के लिए देना है। अच्छा याद रखना, जो ये एन होता है ये हमेशा मंथ्स में कैलकुलेट होता है, किसमें कैलकुलेट होता है, मंथ्स में कैलकुलेट होता है। बाकी का ये फॉर्मूला इजी है, ये है इंटरेस्ट का फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये है मैच्योरिटी वैल्यू। देखो मैच्योरिटी वैल्यू मतलब क्या होता है, मान लो तुम 2 साल के लिए पैसा दे रहे थे, हर महीने 1000 रुपए, 1000 रुपए देते जा रहे थे, ठीक है। अब 2 साल में कितने महीने हो गए, 24 महीने हो गए, मतलब तुमने 24,000 रुपए दे दिए। तो जब तुमको बैंक पैसा लौटाएगी तो कैसे लौटाएगी भैया, पहले तो तुमने जितने दिए थे वो वापस करेगी, ठीक है। तो तुम कितना दिए थे, तुम इतना दिए थे भैया, प्रिंसिपल इंटू एन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तुम 1000 रुपए दिए थे, कितने महीने तक दिए, 24 महीने तक, तो ये तो तुम्हारा हो गया ना, ये तो तुम्हारा पैसा हो गया ना, तो तुम्हारा पैसा तो देगी ही देगी, ठीक है। और साथ में और क्या देगी, तुमको उस पर ब्याज देगी, तुमको उस पर ब्याज देगी। तो जो ब्याज देगी, जो ब्याज वाला पैसा होता है और तुम्हारा पैसा होता है, जब उसको जोड़ दो तो क्या आता है हमारे पास, मैच्योरिटी वैल्यू आती है, ठीक है। इसको भी लिख लो, एमवी स्टैंड्स फॉर मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू, मैच्योरिटी वैल्यू। फटाक से फॉर्मूला रटो, फटाक से फॉर्मूला रटो, पी इंटू एन प्लस आई, आई क्या है इंटरेस्ट, पी क्या है प्रिंसिपल, एन क्या है टाइम, किसमें, मंथ्स में, मंथ्स में, ठीक है। फटाक से इसको लिखो, नोट करो, जल्दी से रटो इसको, जल्दी से रटो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बैंकिंग में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, सारे सवाल लगेंगे, ठीक है, भरोसा रखो, सब सवाल लगेंगे, ठीक है, सब सवाल लगेंगे। चलो तब तक चाय पी लेते हैं। तो भैया सुबह का बज रहा है 4, ठीक है, सुबह का बज रहा है 4, तुम लोग एग्जाम को लेके हम भी बहुत सीरियस हैं, ठीक है। चलो करो, तब तक चाय पी लेते हैं। चाय पियोगे, नहीं पियोगे कोई बात नहीं, हम पी लेते हैं, ठीक है।
चलो इसको भैया सबसे पहले याद करो, इसको याद करो और एक और काम करो, फटाक से जीएसटी रिवाइज करो। जीएसटी में आउटपुट माइनस इनपुट कब लगता था? टैक्स लायबिलिटी। जो पर्टिकुलर इंसान सामान बेचेगा भी खरीदेगा उस पर लगेगा। जब पर्टिकुलर इंसान सामान खरीदेगा तो जो जब वो जीएसटी देगा दैट इज व्हाट इज, क्या बोलते हैं उसको, इनपुट जीएसटी। जब वो सामान बेचेगा और उसको जो मिलेगा जीएसटी वो क्या हो जाएगा? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, सॉरी इनपुट, हाँ आउटपुट जीएसटी, और उसको नेट देना रहेगा सरकार को। ठीक है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आता है शेयर्स एंड डिविडेंड। शेयर्स एंड डिविडेंड, ये बढ़ने से पहले जरा इसके फॉर्मूले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो और फॉर्मूले रटो। फॉर्मूले लिखो एक जगह पे फटाक से। भैया बस 3 ठो फॉर्मूला है, बस 3 ठो फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत आसान है चैप्टर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं 2 साल से, तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लो और फटाक से पहले लिखो कॉपी पे, सारे फॉर्मूले लिखो कमर्शियल मैथमेटिक्स के। बहुत लंबा लेक्चर नहीं होगा, जितना टाइम लगेगा बस क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेगा। ठीक है, फटाक से लिखो इसको, फटाक से लिखो। देखो शेयर्स एंड डिविडेंड का मतलब जल्दी से समझो। देखो मान लो जब बड़ी बड़ी कंपनियां बनती हैं, ऐसे मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, ठीक है, तो भैया बड़ी बड़ी कंपनी बनती हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा लगता है। अब वहाँ 5 लाख 10 लाख रुपए तो लगता नहीं होगा भाई, वहाँ करोड़ों में रुपए लगता है। तो और इतना पैसा किसी एक पर्टिकुलर इंसान के पास क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट में भाई 100 करोड़ रुपए लगते हैं कंपनी बनने में। ठीक है, बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, तो उतना पैसा किसी एक सिंगल इंसान के पास तो है नहीं। तो देखो कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी क्या करती है, अपना शेयर निकालती हैं। शेयर का मतलब क्या है, शेयरिंग। ठीक है, तो शेयर का मतलब एक तरीके से समझ सकते हो अपना हिस्सा निकालती हैं। ठीक है, अपने कंपनी के छोटे छोटे हिस्से कर देती हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, वो हम लोग खरीदते हैं। अच्छा देखो हम लोग अगर कंपनी का हिस्सा खरीदते हैं तो क्या खरीदते हैं, एक तरह से शेयर खरीदते हैं। और जितने शेयर खरीदते हैं उतने शेयर के हम लोग मालिक होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि उस कंपनी के छोटे मोटे मालिक हम भी हो जाते हैं शेयर खरीदने के बाद। ठीक है, देखो इससे फायदा क्या होता है भाई, शेयर कंपनी निकालती है ढेर सारे, अपने टुकड़े कर देती है शेयर के फॉर्म में। हम लोग शेयर खरीदते हैं तो हम लोग कंपनी को पैसा दे देते हैं। ठीक है, हम लोग कंपनी का फायदा करा देते हैं। और हम लोग भी तो चालू हैं भैया, हम लोग भी तो चालू भैया, ऐसे पैसा थोड़ा ना दे दोगे किसी को जब तक तुमको कुछ फायदा नहीं मिलेगा। कंपनी क्या करती है, देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी प्रॉफिट में जाती है तो साल के एंड पे, क्या साल के एंड पे तुमको क्या देती है, प्रॉफिट देती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, डिविडेंड बोलते हैं। जल्दी से देखो क्या है डिविडेंड भैया, क्या होता है, ये होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट जो तुमको कंपनी देती है, प्रॉफिट एट एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, गिर गया हमारा, प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, जो तुमको कंपनी देगी उसको क्या बोलोगे, डिविडेंड। ठीक है, शेयर्स क्या थे बता दिया। ठीक है, छोटे छोटे हिस्से कंपनी के। ठीक है, वो इतना कुछ समझना नहीं है, कॉमर्स में मत जाओ, बस सिंपल क्या करो, पहले फटाक से ये वाले फॉर्मूले याद करो, ये वाले फॉर्मूले याद करो। ठीक है, ये वाले फॉर्मूले याद करो। देखो जरा एक कॉन्सेप्ट समझ लो, छोटा सा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है। देखो मान लो तुमने कंपनी का शेयर खरीदा। ठीक है, कंपनी का शेयर खरीदा। अच्छा याद रखो, जब कंपनी शेयर बेचती है, ठीक है, इनिशियल जब सबसे पहले शेयर निकाली होगी, तो जिस प्राइस पे निकालती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। ठीक है, ये बहुत जरूरी है याद रखना। ठीक है, क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे होता है। ठीक है, फेस वैल्यू बोलता है, या तो क्या बोलता है, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है, ये इनिशियल पैसा होता है। जब मान लो कंपनी बनी होगी तो उसने एक शेयर 100 रुपए का रखा होगा। ठीक है, तो 100 रुपए क्या हो गया, उस कंपनी का फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, अब भैया समय के साथ क्या होता है, शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। भैया कंपनी फायदे में जा रही है, जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे हर साल महंगाई बढ़ रही है, वैसे क्या होगा, शेयर्स के प्राइस भी बढ़ेंगे अगर कंपनी फायदे में जाएगी। अगर मान लो कंपनी लॉस में जाएगी तो शेयर्स घटेंगे। ठीक है, शेयर्स घटेंगे, शेयर का प्राइस घटेगा। देखो तो अगर मान लो समय बीता, ठीक है, और कंपनी का जो शेयर का पहले तो फेस वैल्यू रहा होगा, अगर एक टाइम आने पे फेस वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, फेस वैल्यू लेस देन मार्केट वैल्यू हो गया। ठीक है, लेस देन मार्केट वैल्यू हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि फेस वैल्यू क्या है, लेस देन मार्केट वैल्यू। मतलब एक तरह से कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, मतलब तुम्हारा फायदा हो रहा है। भैया शेयर तुम 100 रुपए में खरीदे थे, आज शेयर कितना है, 1000 रुपए का है, तो तुम्हारा फायदा तो हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हो, ऐसी कंडीशन को तुम बोलोगे शेयर्स आर एट प्रॉफिट बोल सकते हो भैया। ठीक है, क्या बोल सकते हो भैया, प्रॉफिट बोल सकते हो, या कह सकते हो शेयर्स आर
अबव पार, ये पार वर्ड जरूर याद रखना भैया, अबव पार। क्वेश्चन में तुमको ऐसे ही देगा, बोलेगा शेयर्स आर एट पार, तो तुमको समझना पड़ेगा, तुमको तुरंत खटाक से दिमाग में स्ट्राइक आना चाहिए कि अबव पार का मतलब क्या होगा कि फेस वैल्यू कम रहेगी, मार्केट वैल्यू ज्यादा रहेगी, ठीक है। अबव पार, या इसको एक और लैंग्वेज में लिखता है एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब होता है फायदा, ठीक है। तीन चीजें बोलता है कि प्रॉफिट पे होंगे शेयर्स, या अबव पार होंगे, ठीक है, या तो एट प्रीमियम होंगे। तीनों में से कोई चीज बोले तो समझ जाना कि हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है, मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी शेयर की। अब देखो, कभी भी फेस वैल्यू अगर इक्वल टू मार्केट वैल्यू हो जाए, मतलब जब कंपनी बनी थी तो जितना का शेयर निकाली थी 100 रुपए का, आज भी उतना ही शेयर है, कोई फायदा ही नहीं हुआ, बराबर ही चल रहा है पैसा, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एट पार। एट पार क्वेश्चन में कैसे बोलेगा, शेयर्स आर एट पार, शेयर्स हमारे एट पार में, मतलब समझ जाना कि फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू इज इक्वल। फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, एक कंडीशन आएगी जिसमें फेस वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, फेस वैल्यू ज्यादा होगी और मार्केट वैल्यू क्या कम हो जाएगी, मतलब कंपनी लॉस में होगी। देखो यहाँ कंपनी लॉस में है, शेयर निकले थे जब कंपनी बनी थी 100 रुपए के, और आज 90 रुपए हो गए, मतलब लॉस में चल रहा है, ठीक है। मतलब फेस वैल्यू हमारी ग्रेटर देन होगी मार्केट वैल्यू से, तो इसको क्या बोलोगे, इसको पहली बात तो बोलोगे एट लॉस। लॉस हो गया, ठीक है, घाटा हो गया। एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, इसको एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिलो पार, ठीक है, बिलो पार से भी बोलते हैं इसको। और एक और लैंग्वेज में बोलता है एट डिस्काउंट। बस भैया इतना ही याद रखना है, इतना ही याद रखना है। देखो फटाक से समझो, जब कंपनी शेयर निकालती है तो अपना एक फिक्स्ड प्राइस रखती है, ठीक है, कि इतने में हम शेयर बेचेंगे तुमको, उस फिक्स प्राइस को क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। और जब कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो क्या होता है, जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे कंपनी के शेयर्स बढ़ते हैं या घटते हैं। अगर बढ़ते हैं तो उसको क्या, देखो पहली बात तो शेयर के प्राइस बढ़ेंगे तो उसको क्या बोलोगे, बढ़े या घटे उससे मतलब नहीं है, अगर जो चेंज आएगा शेयर के प्राइस में दूसरे टाइम के रिस्पेक्ट में उसको मार्केट वैल्यू बोलोगे। हमारा मार्केट वैल्यू हो गया, मतलब दो चीजें होगी, एक फेस वैल्यू होता है और एक मार्केट वैल्यू हो गया। कभी क्या हो गया, अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई, मतलब हमको फायदा हो गया अच्छा खासा, आने वाले टाइम में 100 रुपए का खरीदे थे, ज्यादा बढ़ रहा है शेयर का प्राइस, तो जब ऐसा होगा तो उसको क्या बोलोगे, शेयर्स प्रॉफिट पे हैं, या अबव पार है, या एट प्रीमियम है। अगर कुछ फायदा नहीं हुआ, वही चल रहा है, जितने खरीदे थे वही चल रहा है, तो उसको बोलोगे एट पार, ठीक है। अगर नुकसान हो गया, 100 रुपए में खरीदे थे, अभी 90 रुपए पे चल रहा है, 10 रुपए का घाटा चल रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, लॉस में है, या बिलो पार, या एट डिस्काउंट। बस इतना याद रखना, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा यहाँ फॉर्मूले समझ लो, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट का, भैया मनी इन्वेस्टेड, मतलब जब तुम कंपनी में पैसा लगाओगे, कितना पैसा लगाओगे, तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला है, तो कितना पैसा लगाओगे। मान लो तुम्हारा मन किया हम 1000 शेयर खरीदेंगे कंपनी के, तो नंबर ऑफ शेयर हो गया, इनटू इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अच्छा बेटा याद रखना, जब भी शेयर खरीदे जाते हैं, ठीक है, तो वो फेस वैल्यू पे नहीं खरीदे जाते हैं, ठीक है। मतलब कंपनी जो इनिशियल पैसा, इनिशियल शेयर का प्राइस रखी होगी उस पर नहीं खरीदा जाता है, ठीक है। जो करंट में चल रहा होगा, मतलब जो मार्केट वैल्यू चल रही होगी, जैसे मार्केट से खरीदोगे ना तुम, मार्केट में जाके खरीदोगे, खरीदते कैसे बेटा वो अलग टॉपिक है, ठीक है। बहुत सारे ऐप होते हैं, बहुत सारी कंपनीज होती हैं वो सेल करती हैं, तो वो अलग चीज है, तो मार्केट में जाके खरीदोगे, तो इसीलिए मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा टोटल इन्वेस्टमेंट। मान लो 1000 शेयर खरीदे थे और एक शेयर तुम्हारा ₹100 का था, तो टोटल कितना पैसा दे दिए होगे तुम कंपनी को, देखो 1 2 3 4 5, मतलब 1 लाख रुपए तुम दे दिए होगे कंपनी को, और ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है भैया, फॉर्मूला रट लो, जल्दी से रटो फॉर्मूला। क्या होता है, मनी इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। अब एनुअल इनकम क्या होती है, याद रखो, देखो यहाँ पे कुछ लिखवा रहे हैं, एनुअल इनकम बोले, ठीक है, एनुअल इनकम बोले या डिविडेंड बोले, एक ही बात होता है, ठीक है, एक ही चीज होती है। एनुअल इनकम बोले या डिविडेंड बोले, एक ही चीज होती है, ठीक है। एनुअल इनकम मतलब क्या है, प्रॉफिट जो तुमको कंपनी देगी, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। पहली बात तो कब देती है भैया, जब मान लो तुम शेयर होल्डर हो गए कंपनी के, 1 साल हो गया और कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, तो कंपनी क्या कहती है कि भैया हम तुमको अलग से कुछ प्रॉफिट देंगे, क्योंकि भैया तुम भी तो मालिक हो एक तरीके के,
मालिक तो तुम भी हो, शेयर खरीदे तो तुम भी एक तरीके के मालिक हो, तो अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है तो हम तुमको भी देंगे। तो जो साल के एंड पे प्रॉफिट मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, एनुअल इनकम, या उसी को बोल सकते हैं डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड याद रखना, ये एनुअल होता है और ये टोटल शेयर का होगा। अब क्वेश्चन में कभी कदार बोलता है फाइंड एनुअल इनकम ऑफ वन शेयर, ऐसे भी बोल सकता है, और फाइंड डिविडेंड ऑन वन शेयर, तो कंफ्यूज मत होना, एनुअल इनकम और डिविडेंड एक ही चीज है। क्या होता है, प्रॉफिट जो हमको साल के एंड पे मिलता है। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। अच्छा याद रखो, देखो ये रेट ऑफ डिविडेंड से मत घबराओ, ये क्वेश्चन में गिवन रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन रहता है, कैसे रहता है बता देंगे। क्वेश्चन में गिवन रहेगा रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। देखो कंपनी वाले कितने स्मार्ट होते हैं, और जब तुम खरीद रहे हो तब तुमको मार्केट वैल्यू पे खरीदा रहे हैं। ठीक है, जब फायदा देने की बारी आई तो किस पे दे रहे हैं, फेस वैल्यू पे दे रहे हैं, मतलब जो उन्होंने सबसे स्टार्टिंग में रखा होगा प्राइस। तो बहुत ब्रेन यूज करते हैं सब। ठीक है, ठीक है, जल्दी से फॉर्मूला याद करो ये वाला। ठीक है, अच्छा देखो मान लो क्वेश्चन में बोले फाइंड एनुअल इनकम ऑन वन शेयर, सिर्फ एक शेयर पे, तो भैया क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर पे 1 रख देना, खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। फाइंड एनुअल इनकम ऑन 60 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स पे 60 रख देना, और ये चीजें तो भैया सेम रहने वाली है। ठीक है, फाइंड डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड बोले तो सेम फॉर्मूला, एनुअल इनकम या डिविडेंड इज इक्वल थिंग। ठीक है, फाइंड डिविडेंड ऑन वन शेयर, यही फॉर्मूला लगा होगा। ठीक है, होप कंफ्यूज नहीं हो गया, फटाक से ये देखो रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न इसका मतलब क्या है कि भैया कंपनी एट द एंड ऑफ द ईयर तुमको कितना रिटर्न दे रही है। ठीक है, मतलब कितना फायदा मिल रहा है, कितना फायदा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अच्छा, अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो अपनी परसेंटेज, बोर्ड की परसेंटेज कैसे निकालोगे, ऊपर क्या रखते हो, अपने नंबर रखते हो, अपने नंबर रखोगे भैया, साइंस वाले, मैथ वाले, ठीक है, इंग्लिश वाले। तो यहाँ पे ऊपर क्या रखा गया, यहाँ ऊपर रखा गया एनुअल इनकम। ठीक है, क्योंकि हम परसेंटेज रिटर्न निकाल रहे हैं कि भैया हमको एट द एंड ऑफ द ईयर कितना परसेंटेज मिला। ठीक है, अब ये प्रॉफिट का भी हो सकता है, लॉस का भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, बस परसेंटेज रिटर्न याद करो। तो ऊपर इन्होंने क्या रखा, ऊपर इन्होंने रखा कि जितना इनको मिला। ठीक है, जैसे तुमको जितने नंबर मिले, ठीक है, तुमको जितने नंबर मिलते हैं तो ऊपर रखते हो, तो ऐसे इनको कितना पैसा मिला होगा साल के एंड में, प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट वाली चीज एनुअल इनकम, वो यहाँ रख दी है ये। ठीक है, नीचे क्या रखोगे, नीचे क्या रखते हो, टोटल नंबर, जितने टोटल होता है, तो यहाँ टोटल ये क्या रखेंगे, इन्वेस्टमेंट। नीचे क्या रखेंगे, जो इन्होंने, इनका टोटल था, मतलब जितना इन्होंने लगाया था, तो नीचे इन्होंने इन्वेस्टमेंट रख दिया। और क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो इनटू 100 करोगे, परसेंटेज में हो जाएगा। फटाक से ये फॉर्मूला भी याद करो भैया, फॉर्मूला याद करो, करते हुए चलो, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, मजा आएगी सॉल्व करने में, बस इसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो लास्ट फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स का। अगर कभी क्वेश्चन में बोल दे कि फाइंड नंबर ऑफ शेयर्स, तो उसके दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू वन शेयर। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या है, एनुअल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। ये इनकम ऑन वन शेयर से कंफ्यूज मत होना, ये वही है एनुअल इनकम ऑन वन शेयर, या बोल दे डिविडेंड ऑन वन शेयर, कंफ्यूज मत होना बच्चे। ठीक है, एनुअल इनकम, एनुअल इनकम। ठीक है, देखो एक तरीके से क्या है एनुअल इनकम, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, एनुअल इनकम, और इनकम ऑन जब वन शेयर निकालनी होगी तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर की जगह बस 1 रख देना। ठीक है, खत्म हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। अब करते हैं सवाल, अब करते हैं सवाल, फटाक से स्क्रीनशॉट लो, अब सवाल पे बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक जरा मैं कैमरा चेक कर लूं। हाँ भैया, कैमरा मेरा सब सही है, बढ़िया है। देखो जिसने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी है भैया, क्या करो, वीडियो पॉज करो, सारे फॉर्मूले रटो, रटो बैठ के, सारे फॉर्मूले रटो, 2-3 बार लिख लो, तब मजा आएगी सवाल करने में। ठीक है, तब जब हम सवाल कराएंगे तो बढ़िया से दिमाग चलेगा, और इसके बाद नहीं पढ़ना है यार। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, बस अभी बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नोट करो, फटाक से नोट करो, नोट करो भैया, तब तक चाय वाय पी ले हम। माइक इज टोटली फाइन। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भैया, आगे बढ़ो। पीवाईक्यूज पे आते हैं, सारे पास्ट ईयर। सबसे पहला सवाल देखो, सबसे पहला सवाल देखो, होप पढ़ने में आ रहा होगा। ठीक है, होप पढ़ने में आ रहा होगा, पढ़ने में तो आ ही रहा होगा भैया। ठीक है, हाँ चलो, पढ़ने में आ रहा है भैया। देखो भैया, क्वेश्चन में पूछा क्या है, द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द शॉपकीपर। क्या बताए थे, क्या बताए थे, टैक्स लायबिलिटी बोला है, मतलब ये इंसान खरीदा भी होगा और बेचा भी होगा। जब खरीदने पे टैक्स दिया होगा, जब खरीदा होगा होलसेलर से, टैक्स दिया होगा, तो इनपुट जीएसटी दिया होगा। ठीक है, और जब बेचा होगा, जो जीएसटी उसको मिला होगा, क्या होगा, आउटपुट जीएसटी रहा होगा। तो तुमसे वही पूछ रहा है यार, क्या पूछ रहा है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। ठीक है, अब देखो फटाक से क्या करूं, देखो कौन कौन है इसमें, यहाँ पे शॉपकीपर है, यहाँ पे होलसेलर है, और यहाँ पे कस्टमर है भैया। कहाँ गए कस्टमर, कंज्यूमर मतलब कस्टमर, फटाक से यहाँ बना लो। यहाँ ये शॉपकीपर भाई साहब है, यहाँ ये कस्टमर हम लोग,
और यहाँ कहाँ कौन है भैया, प्यारे होलसेलर भैया हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर बायज एन आर्टिकल फ्रॉम होलसेलर, कह रहा है शॉपकीपर ने होलसेलर से सामान खरीदा कितने रुपए का, कितने रुपए का, 50,000 रुपए का सामान खरीदा, ठीक है, 50,000 रुपए का सामान खरीदा। अब जैसे ये सुन लिए कि 50,000 का सामान खरीदा, फटाक से जीएसटी निकालो, इस पे जीएसटी निकालो भैया, खरीदे होंगे, पैसा भी तो दिए होंगे, टैक्स कौन देगा, बाबू देंगे क्या, इनके देना तो पड़ेगा ना, ठीक है। तो टैक्स देंगे, टैक्स कैसे निकालोगे, जीएसटी निकालो जरा, यहाँ पे जीएसटी निकालो, कैसे निकलेगा, 50,000 पे देखो रेट ऑफ जीएसटी क्वेश्चन में गिवन होगा, कहाँ गिवन है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 25%, सारे क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा, ठीक है, 25% निकाला भैया, 25 5 ज़ा 125, ठीक है, 12,500 रुपए जीएसटी दिया होगा, ठीक है, 50,000 पे 12,500 जीएसटी दिया होगा, ठीक है। अच्छा, शॉपकीपर ने खरीदते टाइम जीएसटी दिया, तो कौन सा जीएसटी होगा भैया, चलो बताओ मेरे साथ में, बोलो मेरे साथ में फटाक से, ये कौन सा जीएसटी होगा, ये रहा होगा इनपुट जीएसटी, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो आगे पढ़ो, आगे पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि शॉपकीपर एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर एट 30% प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है, देखो मैंने बताया था शॉपकीपर जितने में खरीदेगा उतने में तो बेच नहीं देगा, ठीक है, जितने में खरीदेगा उतने में तो बेच नहीं देगा भैया, कुछ फायदा करेगा ना, बिजनेस कर रहा है वो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उसने 50,000 में खरीदा होलसेलर से, लेकिन जब बेचने की बारी आई, ये जब इनको बेचेंगे तो ये कह रहा है 30% प्रॉफिट पे बेच रहा है। देखो कैसे निकालोगे 30% प्रॉफिट, कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल होता है, 50,000 में खरीदे थे, 50,000 पे 30% निकाल लो, कितना आया भैया, 3 5 ज़ा 15, 15,000 रुपए आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि शॉपकीपर 15,000 रुपए बढ़ा के बेचेगा, ठीक है, 30% प्रॉफिट हो गया, मतलब 15,000 रुपए बढ़ा के बेचेगा। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बोल सकता है, ठीक है, बोल सकता है कि मान लो 30% लॉस पे बेच रहा है, वैसे लॉस वाला तो क्वेश्चन नहीं देगा, इतना कौन ही बेवकूफ होता है भैया, ठीक है, बिजनेस कर रहे हो, फायदा करोगे अपना। तो अगर लॉस बोलता तो क्या करती है, 15,000 माइनस कर देते, पहले 30% निकालते हो, 15,000 माइनस कर देते, ठीक है। तो देखो अगर 15,000 रुपए बढ़ा के बेच रहा है तो कितने में बेच रहा होगा, कितने में बेच रहा होगा भैया, निकालो, सेलिंग प्राइस इनकी क्या रही होगी, 50,000 में तो खरीदे ही थे, ठीक है, 50,000 में तो खरीदे ही थे, 15,000 बढ़ा के बेच रहे हैं, मतलब 65,000 में बेच रहे होंगे, यहाँ तक तो समझ में आया होगा, 65,000 में बेच रहे होंगे। अब ये इनके पास आएंगे, कहेंगे भैया हमको सामान चाहिए, तो 65,000 तो देंगे ही देंगे, उस पर क्या देंगे, 25% जीएसटी देंगे, निकालो फटाक से 25% जीएसटी, ठीक है, 25 0 ज़ा 0, 25 5 ज़ा 125, 5 12 कैरी, 25 6 ज़ा 150, कितना आ गया, 16,250 रुपए। ये जीएसटी कौन देगा, ये कंज्यूमर देगा शॉपकीपर को। अब देखो फटाक से, शॉपकीपर बीच वाले हैं, बीच वालों के लिए क्या लगता था, टैक्स लायबिलिटी, फटाक से टैक्स लायबिलिटी निकालो, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। आउटपुट कब लगता है, जब इन्होंने सामान बेचा होगा, उसी पर्टिकुलर इंसान ने सामान बेचा होगा और जो जीएसटी मिला होगा, कितना मिला बोलो मेरे साथ में, 16,250। जब खरीदा था तो कितना दिया था, 12,200, ठीक है, 12,500 रुपया भैया, 12,500 रुपया। देखो 0 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, 12 में 5 गया, 7 आ गया, 3 आ गया, 3,750 रुपए क्या आ गया, टैक्स लायबिलिटी ऑफ शॉपकीपर आ गई। इसका मतलब क्या होगा कि भैया शॉपकीपर की जिम्मेदारी कितना रुपए देने की बनती है, इनके पास इतना आया तो ये इतना उठा के गवर्नमेंट को दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर बोले फाइंड अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर, तो सिर्फ इतना बोलोगे, ये मत बोल देना कि 12,500 भी दिए, नहीं, ठीक है, 12,500 ये नहीं दिए, ठीक है, दिए हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट जीएसटी जिसके पास आता है उसी को बोलते हैं कि वो जीएसटी दिया होगा, ठीक है, याद रखना। अगर बोले फाइंड अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय होलसेलर, तो कितना, 12,500, ठीक है। अब इनको दिए तो ये थे, लेकिन बोलोगे नहीं कि ये दिए थे, इन्हीं का हो जाएगा ये एक तरीके से, ठीक है, यही होगा कि भैया इन्होंने दिया था सरकार को, ये कितना दिए, ये देंगे, बीच वाले नेट टैक्स देंगे, कितना देंगे भैया, 3,750। देखो इसमें कौन सा ऑप्शन है भैया, ए ऑप्शन है, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, होप समझ में आया होगा, ठीक है, होप समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या रहता है, परसेंटेज शेयर ऑफ एसजीएसटी ऑफ टोटल जीएसटी फॉर एन इंट्रा स्टेट सेल, इंट्रा स्टेट सेल मतलब, इंट्रा मतलब एक स्टेट के अंदर। तो मैंने बताया था भैया, तुमसे पूछ रहा है कि जीएसटी में से एसजीएसटी का शेयर कितना होगा, तो भैया क्या बताए थे कि जितना जीएसटी आता है बराबर बराबर बढ़ जाता है, 50% मोदी जी के पास, 50% योगी जी के पास, ठीक है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, आधा आधा बढ़ जाता है। तो ऊपर वाले का आंसर क्या हो जाएगा भैया, बी फॉर बास्केटबॉल, ठीक है, होप समझ में आया होगा। नीचे वाला क्वेश्चन देखो, नीचे वाला क्वेश्चन देखो, क्या रहा है, द टोटल प्राइस ऑफ द आर्टिकल एक्सक्लूडिंग जीएसटी इज ₹600। इसका कहने का मतलब क्या है, एक्सक्लूडिंग मतलब होता है हटाना, और इंक्लूडिंग मतलब होता है मिला लेना, ठीक है। तो कह रहा है कोई आर्टिकल होगा
अगर उसमें से जीएसटी का पैसा हटा दो, दुकान मान लो तुम दुकान पर गए बुक खरीदने, तो हम बुक का पैसा भी देंगे और जीएसटी अलग देंगे। तो कह रहा है सिर्फ बुक का पैसा कितना है, बुक का पैसा 600 रुपए, 600 रुपए। अब कह रहा है उस पर जीएसटी कितनी लगी है, 12%। तो कह रहा है टोटल पैसा बताओ जितना देना पड़ेगा। तो जरा इस पे 12% निकालो। जब इस पे 12% निकालोगे तो कितना आएगा, 12×6 = 72, मतलब 72 रुपीज तुमको जीएसटी देनी पड़ेगी। अब टोटल कैसे निकालोगे, 600 रुपए की तो किताब थी और 72 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, मतलब टोटल कितना दोगे, 672। टोटल कितना दोगे, 672। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है भैया, डी, डी। ठीक है, डी फॉर डेंजरस, जो तुम लोग नहीं हो। ठीक है, बिल्कुल डेंजरस नहीं हो तुम लोग, अच्छे बच्चों। ठीक है, होप समझ में आया होगा। देखो यार ऐसे सिंपल सिंपल सवाल आते हैं मल्टीपल चॉइस में। ठीक है, जीएसटी, बैंकिंग, शेयर एंड डिविडेंड्स का सबसे पहले तो एक मल्टीपल चॉइस आएगा, सबका एक एक आता है कभी कदार। ठीक है, इस साल बहुत प्रोबेबिलिटी है कि शेयर एंड डिविडेंड्स पक्का आएगा, बैंकिंग और जीएसटी तो हर साल आता है। शेयर एंड डिविडेंड्स भी इस साल आएगा, पिछले साल नहीं आया था, नहीं 2014 में आया था, 2023 में नहीं आया था। ठीक है, बट इस साल पक्का आएगा शेयर एंड डिविडेंड्स। ठीक है, तो मेक श्योर शेयर एंड डिविडेंड्स कर लेना, सिंपल टॉपिक है यार, बस फॉर्मूले याद होंगे, सवाल कर ले जाओगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, कह रहा था मार्क्ड प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 5,000 रुपए। ठीक है, द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, देन द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। सुन के तो तोते उड़ गए होंगे तुम लोग के, खबर है ये क्या बोल दिए सर। देखो बहुत सिंपल है, कह रहा है द मार्क्ड प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 5,000 रुपए। ठीक है, देखो कहने का मतलब क्या है कि मान लो, अच्छा कौन कौन है इसमें, देखो जरा कौन कौन है भैया, शॉपकीपर भाई साहब हैं और कौन है, कस्टमर भाई साहब हैं। शॉपकीपर भैया के पास कोई किताब है, मान लो कोई किताब है जिसकी एमआरपी, मार्क्ड प्राइस मतलब एमआरपी, मार्क्ड प्राइस को ही लिस्टेड प्राइस भी कहता है। ठीक है, कितना है, 5,000 रुपए है। इनके पास एक किताब है जिसका प्राइस कितना है, 5,000 रुपए। ठीक है, अब जब बेचने की बारी आई तो उस पे ये क्या दे रहा है, 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब भैया बढ़िया दुकानदार है, कह रहा है 10% डिस्काउंट पे दे देंगे सामान। तो 10% डिस्काउंट निकालो। ठीक है, 10% डिस्काउंट निकालो, 10% डिस्काउंट निकालो भैया, 10% डिस्काउंट निकालो। कैसे निकालोगे, 5,000 का सामान है, उसमें से 10% हटा दो, 10% निकाल लो। पहले तो कितना आया, 500 रुपए आया, मतलब 500 रुपए की छूट देगा तुमको वो। और अगर छूट देगा, अगर छूट देगा, अगर छूट देगा तो सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा भैया, सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 5,000 का सामान था, उसमें से 500 हटा दो, मतलब 4500 रुपए में सामान बेचेगा ये तो समझ में आ गया होगा भैया। ठीक है, किताब के पीछे 5,000 रुपए छपा हुआ था, दुकानदार कह रहा है हम 10% डिस्काउंट पे दे देंगे, मतलब 500 रुपए की छूट दे देंगे। तो तुम क्या करोगे, 5,000 में से 500 घटा दोगे फट से। ठीक है, तो वही है, मतलब इतने में खरीदोगे। अब ये इनकी सेलिंग प्राइस है, तो इनके लिए कॉस्ट प्राइस बन गई होगी 4500 रुपए, मतलब 4500 तो देंगे ही देंगे। ठीक है, अब ये क्या देंगे, इस पे जीएसटी देंगे। जीएसटी कितना लगना था भैया, 12%, निकाल लो फटाक से। 4500 का सामान था, 12% जीएसटी लग गया, 12 5 60, 0 6 12 4 48, कितना आ गया, 540 रुपए जीएसटी का आ गया। ठीक है, तो तुमसे क्वेश्चन ने बोला था भैया देन द अमाउंट पेड बाय द कस्टमर, कह रहा है कस्टमर, बताओ कि कस्टमर ने कितना पैसा दिया, इंक्लूसिव मतलब मिलाना है, किसको मिलाना है, जीएसटी का पैसा मिला के पूछ रहा है तुमसे। तो देखो भैया 4500 रुपए तो देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो गिरा के मारे जाएंगे। ठीक है, 4500 रुपए तो देना ही पड़ेगा, और क्या दोगे, 540 रुपए जीएसटी दोगे। ये तो भैया क्या था, ये तो कॉस्ट प्राइस था, ये क्या था भैया, जीएसटी का पैसा था। जोड़ो कितना आएगा, 0 4 10 5040। देखो कौन सा ऑप्शन है भैया, ए है। ठीक है, ए फॉर क्या, ए फॉर क्या भैया, ए फॉर एप्पल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो क्वेश्चन क्या है, क्या करो, पॉज करके खुद से लगाने की कोशिश करो, सिंपल है यार, सिंपल है। सबसे पहले क्या करो, 3 लोग लिख लो, कौन कौन है अलग अलग, कौन कौन है, एक तो दिख गया रिटेलर, एक दिख गया कंज्यूमर, और कौन दिख गया, और कौन दिख गया, होलसेलर दिख गया। यहाँ लिख लो होलसेलर, यहाँ लिख लो रिटेलर, यहाँ लिख लो कंज्यूमर। ठीक है, तुमसे क्वेश्चन में पूछ क्या कह रहा है, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ द फैन द कंज्यूमर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, मतलब कस्टमर जब इनसे पंखा खरीदा होगा तो टोटल कितना रुपए दिया होगा, तुमसे ये पूछ रहा है, जीएसटी मिला के निकालते हैं। देखो कह रहा है रिटेलर परचेजेस ऑफ फैन फॉर ₹1500 फ्रॉम अ होलसेलर। ठीक है, कह रहा है ये रिटेलर है, रिटेलर को शॉपकीपर भी बोल सकते हो, ये इनसे क्या खरीदा, फैन खरीदा, कितने रुपए का, 1500 रुपए का, 1500 रुपए का पंखा खरीदा। ठीक है, 1500 रुपए का ये पंखा खरीदे इनसे। ठीक है, अब कह रहा है जब बेचने की बारी आई कस्टमर को, तो ये 10%
बढ़ा के, प्रॉफिट मतलब बढ़ा के बेच रहे हैं, तो 10% फटाक से निकालो भैया, कितना आएगा? 1500 लिखा, 10% लिखा, कितना आया? मतलब 150 रुपये बढ़ा के बेच रहे हैं ये, ठीक है, मतलब 150 रुपये बढ़ा के बेच रहे हैं भैया, मतलब बहुत फायदा, कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो क्या करोगे? 1500 पे 150 रुपीज क्या करोगे? ऐड कर लोगे, ठीक है, 1500 पे क्या करोगे? 150 रुपीज ऐड कर लोगे, ऐड करो जरा, ये तो 1500 रुपये था, ठीक है, 1500 था यार, इतना तो कर सकते हो तुम, ठीक है, 1650 रुपए का सामान मतलब ये बेचेंगे, सेलिंग प्राइस इनका कितना बन जाएगा? 1650 रुपीज। अब बेटा सवाल खत्म हो गया, ठीक है, अब सवाल खत्म हो गया। देखो अब इतने में सामान इनको बेचेंगे तो ये कितने, इनका कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा? 1650 ये बनेगा भैया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है जितने में सामान हम लोग खरीदते हैं, सेलिंग प्राइस होता है मतलब जितने हम लोग बेचते हैं। इनका सेलिंग प्राइस 1650, इनके लिए कॉस्ट प्राइस बन गया वो 1650। अब इस पर टैक्स देंगे, कितना देंगे टैक्स? देखो 12% देना है, 1650 पे जब 12% टैक्स लगाओगे तो कितना आएगा? देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 12 5 जा 60 होता है, जीरो लिखो, 6 कैरी भेजा, 12 6 जा 72, 72 में 6 जोड़ो 78, 8 आ गया, 7 कैरी चला गया, 12 1 जा 12 प्लस 7 कितना आ गया? 19 आ गया, और अपॉन में 10 था हमारा, तो जीरो से जीरो कट गया, मतलब 198 रुपीज एज अ जीएसटी भी देना पड़ेगा। अब टोटल तुमसे पूछा था तो भैया 1650 तो देना ही देना पड़ेगा, जीएसटी कितना देना पड़ेगा? 198, 198। अब भैया इसको जोड़ो और बताओ कितना आएगा, जोड़ो और बताओ कितना आएगा। ये 8 आ गया, ये 4 आ जाएगा, ये भी 8 आ जाएगा, 1848, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये खुद से करोगे, खुद से करो यार, बताओ क्या आएगा इसका आंसर, खुद से करो, खुद से करो और बताओ कितना आएगा। बहुत सिंपल है, पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है, बहुत सिंपल है। कह रहा है सृष्टि बॉट एन आर्टिकल, सृष्टि बॉट एन आर्टिकल, बच्चे कह रहे हैं सर सृष्टि का नाम ले लिया, अब सवाल लगाने का मन नहीं कर रहा है, कर लो भाई, ठीक है, सवाल कर लो, 9 दिन बचे होंगे, ठीक है, बहुत नहीं है, तुम्हारा पेपर नहीं करवाएंगे आके सृष्टि, ठीक है। देखो फटाक से देखो, कह रहा है सृष्टि बॉट एन आर्टिकल फैन, सॉरी इलेक्ट्रिकल फैन विच हैज मार्क्ड प्राइस ऑफ 800 रुपए। कह रहा है सृष्टि भैया कहीं पंखा खरीदने, ठीक है, गर्मी हो रही होगी, पंखा खरीदने गई है, 800 रुपए का पंखा था और उस पर जीएसटी कितना है? 7%, कितना है? 7% है, निकालो भैया, 800 इंटू जब 7% निकालोगे तो कितना आएगा? मतलब 56 रुपए इनको जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। तुमसे सवाल में क्या रहा है? देन द एस जीएसटीज, कितना आएगा? बोलो कितना आएगा भैया, जो भी बोल रहा है 56 रुपए, तो क्या करे, अपने ऐसे चाटा मार ले, ठीक है भैया। क्या बताए थे? जीएसटी जितना भी आता है आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट, आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ तुमसे बोल रहा है बोलो स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगा, तो टोटल भैया 56 रुपए जीएसटी का मिला होगा, आधा आधा कर लो, 56 का आधा कितना हो जाएगा भैया? 28 रुपए हो जाएगा, ठीक है, 28 रुपए हो जाएगा, मतलब बी फॉर बास्केटबॉल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यार देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ठीक है, कोई परेशान मत हो, सिंपल सिंपल ऐसे 1 मार्कर पूछेगा, ऐसे ही 4 मार्कर पूछता है, बस सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, पॉज करो वीडियो और खुद से लगाने की कोशिश करो, ठीक है, खुद से लगाने की कोशिश करो। कह रहा है द कंज्यूमर परचेजेस एन आर्टिकल फॉर 4956 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है, द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 4200, देन व्हाट इज द रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है। देखो तुमसे पूछ क्या रहा है, तुमसे क्या कह रहा है, मान लो तुम दुकान पे गए किताब खरीदने, किताब खरीदने गए और तुमने टोटल पैसे कितने दे दिए? 4956। ये टोटल पैसे कौन से थे? टोटल पैसे कौन से थे भैया? ये वो पैसा था जिसमें क्या मिला था? जीएसटी का पैसा भी मिला था और किताब की कॉस्ट प्राइस भी थी, ठीक है। तो तुमसे सवाल में क्या बोला है? सवाल में बोला है कि किताब की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 4200 रुपए, 4200 रुपीज थी। अब बताओ कि कितना जीएसटी इस पे लगा होगा कि हमको टोटल ये देना पड़ जाए। देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्या करो क्या करो, ऑप्शन से ही करो, ऑप्शन से ही करो, ठीक है, ऑप्शन से ही करो, ऑप्शन से ही करो, ठीक है, ऑप्शन से ही करो। जीएसटी निकालो जरा 4200 पे, 4200 पे अगर मान लो 6% निकालते हैं तो कितना आया? ये कट गया, 6 2 12, 6 4 24, 252, 252। जरा 4200 में 252 जोड़ के देखो क्या ये आएगा? 4956 आएगा? कतई नहीं आएगा। 4956 क्या था? टोटल पैसा था, तो भैया टोटल लाना है, 4200 का सामान था, उसमें जीएसटी जोड़ दो तो कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए, यहाँ तो आ नहीं रहे, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। 8% पे निकाल के देखो, 4200 इंटू 8/100,
ठीक है, कितना आ गया 8 दूनी 16, ठीक है, एक कैरी गया, 8 4 32 33, ठीक है। जरा जोड़ो 4200 में 336 जोड़ो, 6 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, नहीं बेटा ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। 4200 में जब तुम 336 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6354, ये भी नहीं आ रहा है भैया, वहां तो 4956 है, तो मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। जरा 12% पे निकाल के देखो, 4200 पे जब 12% निकालोगे तो कितना आएगा, 12 2 24, 4 2 कैरी, 12 4 48, 464 आ गया। जरा 4200 पे 464 जोड़ो, क्या ये आएगा, नहीं आएगा, ये भी गलत है। अब सब गलत है भैया, एक आंसर तो करेक्ट होगा, ये होगा करेक्ट, निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये है बैंकिंग का, क्या है बैंकिंग का, 1 मार्कर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है नवीन डिपॉजिट्स 800 एवरी मंथ, ठीक है, कह रहा है नवीन कोई है वो 800 रुपए हर महीने जमा कर रहे हैं बैंक में, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। देखो जब भी बैंकिंग का क्वेश्चन आया तो टाइम टाइम हमेशा क्या बताए थे, एन होता है, कितना है 6 मंथ है बेटा। टाइम बैंकिंग के सारे क्वेश्चन पे मंथ में लिखोगे, मान लो तुमसे क्वेश्चन में बोलेगा कि 1 साल के लिए 1 ईयर, तो क्या करोगे 1 ईयर को मंथ में चेंज करोगे, मतलब लिखोगे 12 मंथ्स, एन इक्वल्स टू 12 लिखोगे, ऐसे याद रखना, ठीक है। 6 मंथ लिख लिया। अब भैया बताया थे कि जो तुम पैसा देते हो बैंक को हर महीने, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ जो डिपॉजिट वाला पैसा है 800 रुपए पर मंथ, उसको हम बोल देंगे प्रिंसिपल। अब तुमसे कह रहा है कि ही रिसीव्स 4884 एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, मतलब कि एट द एंड ऑफ 6 महीने बाद, 6 महीने बाद मतलब 6 महीने तक उसने पैसे दिए होंगे, कितने पैसे, 800 रुपए, ठीक है, 800 रुपए 6 महीने तक दिया ही होगा, ठीक है। 800 800 करके 800 आज दिया इस महीने, अगले महीने उसके अगले महीने ऐसे करके दिया होगा 6 महीने के लिए। तो 6 महीने बाद भैया प्रॉफिट भी तो लेगा, अपना पैसा तो लेगा ही लेगा, प्रॉफिट लेगा। प्रॉफिट क्या था, इंटरेस्ट था। अपना पैसा क्या था, हमारी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट प्लस जब इंटरेस्ट जोड़ दो तो क्या आता है, मैच्योरिटी वैल्यू। मैच्योरिटी वैल्यू मतलब जो हमको बैंक पैसा देगा एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, याद करो भैया, देखो फॉर्मूला लिखवाए थे, बोले थे फॉर्मूला याद करने के लिए, पी प्रिंसिपल इंटू टाइम प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तुमसे इंटरेस्ट पूछा है, सब दिया हुआ है, मैच्योरिटी वैल्यू कितना दिया है 4884, प्रिंसिपल कितना है 800, एन कितना है 6, 800 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 8 जा कितना हो जाएगा भैया, इक्वल टू 6 8 जा 48, 4800 प्लस आई तुमको पूछा है, निकाल लो, इसको इधर भेजो। जब इसको इधर भेजोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा भैया, यहाँ पे 800 घटा दो, 4884 में से 4800 घटा दो, कितना आ गया 84 रुपीज आ गया भैया, 84 रुपीज आ गया, ठीक है। मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है भैया। ये पास्ट ईयर ही क्वेश्चन है, ठीक है, और पीछे जितने क्वेश्चन लगाए हो उसमें भी काफी सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। ये भी पास्ट ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इतना ही सिंपल पूछता है यार, ठीक है, बहुत कुछ टफ नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। भरोसा रखो, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, फटाफट करेंगे, ठीक है। चलो अगला करो, अगला करो। कह रहा था प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, ये खुद से करोगे, पॉज करो, खुद से करो, जीएसटी के सवाल है, इतने ढेर सारे लगवा दिए हैं, ठीक है, खुद से करो, खुद से करो। ये भी पास्ट ईयर आया हुआ है, ठीक है। कह रहा है प्रिंटेड प्राइस कितना है 3080, उस पर 10% जीएसटी लग रही है, टोटल पैसा बताना है, नहीं जीएसटी बतानी है, ठीक है। मतलब 308 रुपए जीएसटी का आ रहा होगा यार, ये सवाल है छी, इतना बेकार सवाल है, ठीक है। देखो बोर्ड में पूछा हुआ है, शायद ये 2024 या 23 में आया, खुद से चेक कर लेना, ठीक है। बोर्ड का ही सवाल है, ठीक है, भरोसा नहीं हो रहा होगा ना बेटा, चेक कर लेना, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहे हम, ठीक है, चेक कर लेना। दोनों सालों में से रिसेंट ईयर में ही कोई क्वेश्चन आया हो, ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल था। कह रहा है 3080 प्रिंटेड प्राइस था, उस पर 10% जीएसटी लग रहा था, बताओ जीएसटी कितना है। तो भैया बहुत आसान था, 308 रुपीज आया, ठीक है। क्या आंसर हो गया, बी, बी फॉर बास्केटबॉल। अगला देखो, अगला देखो, ये है भैया, देखो ये है शेयर एंड डिविडेंड्स पे 1 मार्कर। जाओ फटाक से जाओ, फटाक से जाओ, कहाँ जाना है, फॉर्मूला याद करने। फॉर्मूला खोलो, देखो फॉर्मूला खोल के बैठो, ठीक है भैया, फॉर्मूला याद कर लो, तब मजा आएगा सवाल लगाने में, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लो, 9 दिन बचे हैं, बहुत नहीं होते हैं 9 दिन, फटाफट निकल जाएंगे, ठीक है। 9 दिन बचे होंगे हैं, डेली डेली फटाफट करेंगे तो सारा सिलेबस हो जाएगा ऑलमोस्ट। और यार भरोसा रखो, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, अभी भी टाइम है, ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो। देखो फटाक से पहले फॉर्मूला याद करके आओ। तुमसे कह रहा है सम इन्वेस्टेड, देखो जो इन्वेस्टेड होता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टू परचेज 15 शेयर्स, 15 शेयर का मतलब तुमको क्या दे दिया, एन दे दिया, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 15 शेयर्स,
ठीक है, 15 शेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू का मतलब क्या हो गया, तुमको नॉमिनल वैल्यू दे दिया, मतलब जितने में जब कंपनी बनी होगी तो रहा होगा नॉमिनल। 1 शेयर की कितनी आ गई, 75 रुपीज। कह रहा है अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। इसका मतलब समझे भैया क्या बोला, अवेलेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% का मतलब बोला कि कंपनी लॉस में चल रही है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू पहले 75 रुपए थी, बट अब क्या है, डिस्काउंट में है। तो डिस्काउंट में है का मतलब क्या है कि एक तरह से इनडायरेक्टली कंपनी लॉस में चल रही है और मार्केट वैल्यू कम होगी। तो देखो मार्केट वैल्यू निकालोगे कैसे, कैसे निकालोगे। 75 नॉमिनल वैल्यू थी, यहां समझ में आया, देख के समझ में आ गया। अब आगे लिखा हुआ है एट डिस्काउंट ऑफ 20%, कैसे निकालोगे। सबसे पहले क्या करो, 75 का 20% निकाल लो। देखो जरा भैया कितना आएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, इतना करो कितना आएगा, 75 इंटू 2 150 अपॉन में 10 मतलब 15 रुपए आएगा एक तरीके से। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भैया जब शेयर कंपनी बनी थी तब 75 रुपए के थे, बट अब 15 रुपए कम हो गए हैं क्योंकि कंपनी लॉस में है। तो यहाँ जब 15 रुपए माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 60 रुपया आ जाएगा, मतलब मार्केट वैल्यू एक शेयर का 60 रुपए चल रहा है। अच्छा इसको और क्या कह सकते हो, कंपनी किस कहाँ कैसे है, कंपनीज शेयर्स आर एट, क्या बोलोगे, शेयर्स आर बिलो पार। ठीक है, बिलो पार बोलोगे इसको, ठीक है, क्योंकि फेस वैल्यू से कम है मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब देखो सवाल खत्म हो गया, अब बस फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला लगाना है। अच्छा बेटा एक और चीज देखो, देखो मान लो यहाँ बोला होता एट अ प्रीमियम, प्रीमियम बोला होता तो क्या करते, यही 20% जोड़ देते, मतलब 15 रुपए जोड़ देते हैं, तब कितना मार्केट वैल्यू बन जाती, तब कितना बन जाती, 75 रुपए का तो था ही पहले, उसमें 15 रुपए और जोड़ देते। ठीक है, 90 रुपए का बन जाता। ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमाएगा। ठीक है, या तो डिस्काउंट बोलेगा तो माइनस कर देना, ठीक है, प्रीमियम बोलेगा तो प्लस कर देना। ठीक है, ऐसे भी बोल सकता है, मान लो ऐसे बोलता है 75 अवेलेबल एट पार, एट पार का मतलब कि जितने का फेस वैल्यू था उतने का मार्केट वैल्यू हो गया होगा। ठीक है, देखो समझा रहे थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है, बट भाई समझना ही तो है। ठीक है, इसके बाद सारे क्वेश्चन खुद से लगाने हैं, चलो खुद से करो। देखो अब क्या पूछा था तुमसे, कह रहा है सम इन्वेस्टेड मतलब इन्वेस्टमेंट पूछा था तुमसे। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला भैया कौन बताएगा, कौन बताएगा, बताओ भैया क्या होता है फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हो, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू, जब शेयर खरीदते हो तो किस पे खरीदते हो, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। कितने शेयर हैं तुम्हारे पास, 15, मार्केट वैल्यू कितना चल रही है, 60 रुपए। ठीक है, 15 6 90 और एक और जीरो, मतलब 900 रुपए तो तुमको देना पड़ेगा कंपनी को। 900 रुपए भैया है इसमें, ऑप्शन ही नहीं है भैया, है कौन सा है, डी, डी फॉर डक। ठीक है, डी फॉर डक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो चलो भैया लड्डू वाला सवाल आ गया, ठीक है, लड्डू वाला सवाल आ गया। ठीक है, यार चाय ठंडी हो गई मेरी। ठीक है, जीएसटी का है। ठीक है, देखो ये सवाल देख लो, जीएसटी चैप्टर में से सिमिलर ऐसे सवाल आना है। ठीक है, सिमिलरली ऐसा सवाल आएगा। ठीक है, 1 मार्कर में थोड़ा बहुत पूछ लेता है टैक्स लाइबिलिटी वाला, बट 4 मार्कर या 3 मार्कर में हमेशा ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये कितने मार्कर था लिखा नहीं हुआ है बेटा, ये भी पास्ट ईयर है। ठीक है, या तो 2023 या 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कैसे लगेगा, बहुत सिंपल। तुमसे देखो क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या कह रहा है, कह रहा है कोई रोहन है, वो कुछ सामान खरीदने गया है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है लड्डू और पेस्ट्री खरीदने गया तो कोई मिठाई की दुकान गया होगा। ठीक है, बेकरी की दुकान जा सकता है, कहीं ना कहीं गया होगा, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो। कह रहा है उसने पहले क्या खरीदा, लड्डू खरीदा, दूसरा क्या खरीदा, पेस्ट्री खरीदा। ठीक है, जब लड्डू खरीदा तो वो 500 रुपए पर किलो थे। ठीक है, देखो अब यहाँ कैलकुलेट कैसे करोगे। ठीक है, मान लो तुम अपने आप को लो, अपने आप को लो, तुम दुकान के पास गए मिठाई खरीदने, पूछे भैया बताओ काजू बर्फी कितने रुपए की है। ठीक है, तो तुमको क्या बताएगा वो, कहेगा भैया 1000 रुपए किलो है, क्या बोलेगा, 1000 रुपए किलो है। तो तुम उससे मान लो बोले कि भैया हमको 2 किलो दे दो, तो अगर तुम 2 किलो लोगे तो कितना पैसा उसको दोगे, भैया 1000 रुपए का 1 किलो था, 2 किलो लेना था, 2 × 1000 कर दिए। तो यहाँ भी पहले ये निकालो, पहले ये निकालो कि लड्डू तुमको पड़ा कितने रुपए का होगा। देखो कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है। लड्डू का पैसा निकाल लो तो तुमको टोटल लड्डू कितने रुपए का पड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, अभी लड्डू लिख के आ रहा तो मुझे एक बाबा जी की याद आने लगी। ठीक है, और उनका नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, देखो 500 रुपए का तो लड्डू था, 1 किलो पर केजी लिखा है ना, मतलब 1 किलो। तुमने कितना लिया, तुमने कितना लिया, 2 किलो लिया, 2 किलो लिया, मतलब तुमने दुकानदार को कितना रुपए दिया होगा, 1000 रुपए दिया होगा। ठीक है, अब हमने बताया था भैया जब भी सामान खरीदोगे,
सामान खरीदोगे तो क्या देना पड़ेगा, दुकानदार को जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब 1000 रुपए का तुम सामान खरीदे और इसी लड्डू पे जीएसटी कितना दोगे, जीएसटी एट लड्डू, ठीक है, लड्डू कितना दोगे, 1000 रुपए का तो सामान था, कितना जीएसटी लग रहा है, 5%। देखो बेटा इसके आगे लिखा हुआ है भैया, ऐसे सवाल बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। फ्री के मार्क्स देके जाएंगे, 4 नंबर फ्री का देके जाएगा, कितना सिंपल है। क्या है, लड्डू खरीदे, लड्डू 500 रुपए पर किलो थे, कितना किलो खरीदा, 2 किलो खरीदा, तो 500 इंटू 2 कर दी, मतलब 1000 रुपए का तुमने लड्डू खरीद लिया। अब 1000 रुपए का लड्डू खरीदे हो तो भैया टैक्स कौन देगा, तुम ही दोगे ना, टैक्स निकालो, 5% लगा है इस पे, मतलब 50 रुपए एज अ जीएसटी भी देना पड़ेगा, ठीक है। लड्डू पे कितना जीएसटी दोगे, 50 रुपए दोगे। अभी के लिए इतना ही, आगे देखो अब जरा। अब बारी आई पेस्ट्री की, ठीक है। तुम्हारा मन का क्या कर गया भैया, कह रहे हो पेस्ट्री भी खाएंगे, पेस्ट्री भी खाएंगे, ठीक है, अमीर हो गए तुम, ठीक है। कोई अमीर बच्चा गया दुकान पे, कह रहा हम पेस्ट्री भी खाएंगे। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, 100 रुपए पर पीस, मतलब एक पेस्ट्री 100 रुपए की है। तुमने कितनी ली, 12 पेस्ट्री। पेस्ट्री पे पैसा निकालो, टोटल पैसा निकालो पेस्ट्री पे, कितना आ जाएगा भैया। 12 पेस्ट्री ली है और एक पेस्ट्री कितने की थी, 100 रुपए की थी, मतलब कितना दोगे, 1200 रुपए दुकानदार को दोगे। यार अपना कॉमन एग्जाम्पल लो ना, दुकान पे गए, पसंद आ गई भैया, रेड वेलवेट लेंगे, हम बटर स्कॉच लेंगे, मान लो जो भी लेना है तुमको, ठीक है, जो भी तुम्हारा फ्लेवर है, ठीक है। किसी को स्ट्रॉबेरी पसंद होगी, ठीक है, जो भी पसंद, किसी को चॉकलेट पसंद होगा, चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है, तो जो भी पसंद हो, मैटर नहीं करता है, ठीक है। तुमने दुकानदार को बोला भैया 12 पीस निकाल दो, तो कितना रुपए दोगे, एक पीस 100 रुपए के थी, 12 लिए तो 1200 रुपए दोगे। तो टोटल पेस्ट्री खरीदने पे कितना रुपए दिए, 1200 रुपए। टोटल लड्डू खरीदने के लिए पैसा दिए थे 1000 रुपए। अब लड्डू खरीदने के लिए तुमने जीएसटी दिया 50 रुपए, तो ऐसे पेस्ट्री खरीदने पे भी तो दोगे। पेस्ट्री के लिए कितना जीएसटी है, 18%, निकाल लो साइड में, यहाँ निकाल लो भैया, जीएसटी कितना दोगे, जीएसटी कितना दोगे, 1200 रुपए की पेस्ट्री थी, इस पे 18% टैक्स लग गया। 12 8 96, 6 9 कैरी गया, 12 1 12 प्लस 9 कितना आ गया, 21 आ गया। मतलब 216 रुपए पेस्ट्री के टाइम पे भी दोगे टैक्स। अब देखो खत्म हो गया सवाल, मिल गया 4 नंबर तुमको, ठीक है। देखो कैसे, देखो कैसे, सबसे पहला कह रहा है टोटल जीएसटी बताओ कितना दिया गया होगा, कितना टोटल जीएसटी बताओ। लड्डू खरीदने के समय कितना जीएसटी दिए, 50 रुपए दिए, ठीक है, 50 रुपए दिए। आंसर देखो कैसे लिखोगे। अब भैया आईसीएससी बोर्ड वाले हो, फॉर्मेलिटी कर लेना सवाल में, टोटल जीएसटी पेड इज इक्वल्स टू क्या लिखना, जीएसटी पेड फॉर लड्डू प्लस जीएसटी पेड फॉर पेस्ट्री, ऐसा लिख के आना, फॉर्मेलिटी मारनी रहती है, ठीक है। व्हाट्सएप नहीं चला रहे हो, फटाफट कर दिए सब, ठीक है, शॉर्टकट में मत लिखना, ठीक है। 50 रुपए लड्डू के लिए दिए होगे, टोटल जीएसटी निकालना है, और यहाँ पे दिए होगे पेस्ट्री खरीदने के टाइम 216 रुपए, ऐड कर दो यार, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। 6 आ गया, 6 आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया, 266 रुपए। मतलब टोटल जीएसटी तुमने कितना दिया होगा, 266 रुपीज। यार देखो इतना ही आसान से सवाल होता है, ठीक है, इतना ही आसान से सवाल होता है। देखो अगला क्या बोल रहा है, टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। आप कह रहा बताओ टोटल कितना रुपए दिए होगे जीएसटी मिला के। बहुत आसान है, देखो कितना दोगे। लड्डू के लिए कितना दोगे भैया, 1000 रुपए यहाँ दिए, 50 रुपए यहाँ दिए, लड्डू के लिए इतना पैसा तुमको देना पड़ेगा। 1000 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 1050। ये तो लड्डू वाला टोटल पैसा हो गया जीएसटी मिला के, ठीक है, जीएसटी मिला के हो गया। पेस्ट्री में कितना दोगे, 1200 रुपए तो ये दोगे, 216 इसकी जीएसटी दोगे, तो कितना हो गया, 1200 में 200 जोड़ो, 1416 रुपए यहाँ देना पड़ेगा। टोटल कुछ कितना हो गया, 6642, कितना हो गया, 2466 हो गया। खत्म हो गया भैया, खत्म हो गया, खत्म हो गया। होप समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लो, नोट करो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करो, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या करो क्या करो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पॉज करो वीडियो पॉज करो और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा समझाते हैं अभी, ठीक है, समझाएंगे तो है ही है। वीडियो पॉज करो और खुद से लगाने की कोशिश करो, ठीक है। रिकॉर्डिंग देख लेते हैं तब तक। हाँ भैया रिकॉर्डिंग तो हमारी चल रही है। देखो यार सवाल बहुत सिंपल सा है, बस थोड़ा सा घुमाया हुआ है। ये 2024 में या 2023 में देख लेना किस में आया हुआ है, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, ठीक है, बट किसी न किसी बोर्ड वाले क्वेश्चन में आया हुआ है। भैया सवाल बहुत सिंपल पूछता है, ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगता है। अच्छा जरा बताओ जीएसटी लगता किस पे है, किस पे लगता है जीएसटी, किस पे लगता है भैया, सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, सेलिंग प्राइस पे। दुकान पे मान लो तुम सामान खरीदने गए, दुकानदार बोला कि भैया बुक का दाम कितना है, 800 रुपए, लेकिन इस पे आपको हम 20% डिस्काउंट देंगे। तो जरा बताओ किस पे लगेगा जीएसटी, क्या 800 रुपए पे लगेगा,
या जो हमारा अमाउंट डिस्काउंट के बाद आएगा, ठीक है, मान लो 600 रुपये आया फॉर एन एग्जाम्पल मान लो, ठीक है, वैसे तो 160 रुपये लेस होगा, जितना भी आएगा छोड़ो, 800 रुपये की बुक थी, उस पर 20% डिस्काउंट निकालने के बाद मान लो 400 रुपये आया, 600 रुपये आया मान लो, तो किस पे लगेगा जीएसटी? इस 600 रुपये पे डिस्काउंटेड प्राइस पे या एमआरपी पे, किस पे लगता है? याद रखना भैया हमेशा जीएसटी किस पे लगता है? सेलिंग प्राइस पे, जिस प्राइस पे फाइनली बेच रहा होगा, जिस प्राइस पे दुकानदार फाइनली सामान बेचेगा उस पे लगेगा जीएसटी। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। फिर से पॉज करो, एक बार ट्राई करो यार, तभी मजा आएगा, ठीक है, तभी मजा आएगा। लगाओगे तो एकदम कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करो, एक बार कोशिश करो, हम तो है ही है सॉल्व कराने के लिए। पॉज करो, एक बार ट्राई करो, बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है। चलो अब लगवाते हैं, ठीक है। कह रहा है मिसेज अरोरा, ठीक है, मिसेज अरोरा शादीशुदा है, ठीक है, तुम लोग के बैड लगे तुम लोग का, ठीक है। कह रहा है मिसेज अरोरा है, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर गई, ठीक है, कोई स्टोर गई सामान खरीदने। क्या क्या खरीदी भैया? ये हेयर ऑयल खरीदी और कैशियो नट्स खरीदी, ठीक है। अब देखो, जब ये हेयर ऑयल खरीदने गई, ठीक है, तो हेयर ऑयल कितने रुपए का था? 1200 रुपए का था, 1200 रुपए का था, और उस पर 18% जीएसटी भी देनी थी। उसके आगे जरा देखो क्या लिखा है, कह रहा डिस्काउंट मिल गया 100 रुपए का। तो मतलब इनको हेयर ऑयल कितने का पड़ा होगा? हेयर ऑयल कितने का पड़ा होगा इनको भैया? हेयर ऑयल कितने का पड़ा होगा? 1200 का तो तेल था। अब भैया देखना, याद रखना, सेलिंग प्राइस पे लगता है जीएसटी। सेलिंग प्राइस निकालो अभी, ये तो एमआरपी छपी थी, इस पे 100 का डिस्काउंट मिल गया, मतलब इनको हेयर ऑयल पड़ा होगा 1100 रुपए का, ठीक है। मतलब इनको दुकानदार को हेयर ऑयल का 1100 रुपए देना पड़ेगा। जीएसटी भी देंगी वो अलग चीज है, इस पे जीएसटी निकाल लो इनका। सवाल यार खत्म हो गया, जीएसटी निकालो, जीएसटी ऑफ हेयर ऑयल। अब भैया आईसीएससी वाले हो तो थोड़ा फॉर्मेलिटी मार देना एग्जाम में, ठीक है, लिख देना जीएसटी फॉर हेयर ऑयल 1100 इंटू कितना जीएसटी है? 18% है हेयर ऑयल पे। निकालो भैया, 11 8 जा 88, 8 आ गया, 8 कैरी चला गया, 11 1 जा 11, 11 प्लस 8 कितना आएगा? 19 आ जाएगा। मतलब 198 रुपीज इनको जीएसटी भी देना पड़ेगा। 1100 रुपए का सामान था, तेल था, ठीक है, हेयर ऑयल, और उस पर 198 जीएसटी देंगी। खत्म हो गया, आगे बढ़ो। कैशियो नट्स खरीदने आई, जब कैशियो नट्स खरीदने आई तो कितने रुपए के थे? 600 रुपए के थे, ठीक है, 600 रुपए के थे। देखो अब पर केजी या कुछ बोला नहीं तो दिमाग मत लगाना, जो क्वेश्चन में डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग चलोगे। क्या इस पे कुछ डिस्काउंट मिल रहा है? क्या डिस्काउंट मिल रहा है? जब भी ये लगाओ तो समझ जाओ नील है, इसका मतलब कुछ नहीं मिला। ये हो या जीरो लिखा हो या NIL लिखा हो, ऐसा लिखा हो कुछ, तो समझ जाओ कि भैया कुछ नहीं मिला है, ठीक है, कुछ डिस्काउंट डिस्काउंट नहीं है इस पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कुछ डिस्काउंट नहीं मिला। अगर डिस्काउंट नहीं मिला तो भैया इनको कितना देना पड़ेगा? कैशियो नट के लिए कितना रुपए देंगी? ये 600 रुपए तो उनको देना ही देना पड़ेगा 100%। इस पे जीएसटी भी ये देंगी, कितना देंगी भैया? 600 इंटू 12% निकाल लो भैया, 12 6 72, मतलब 72 रुपए जीएसटी भी देंगी। खत्म हो गया सवाल। अच्छा देखो, एक और तरीके से सवाल घुमा सकता है। किसी क्वेश्चन में तुमको यहाँ जीएसटी की जगह पे जीरो दे देगा, ऐसे दे देगा करके, तो समझ जाना उस सामान पे जीएसटी भी नहीं लगी होगी, ठीक है। क्या समझना रहेगा कि उस सामान पे जीएसटी भी नहीं लगा होगा, ठीक है। कंफ्यूज ये मत सोचना कि भैया ये क्या दे दिया यहाँ पे, जीएसटी तो लगता ही लगता है। नहीं भैया, हर चीज पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है। अगर किसी चीज पे यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है तो मतलब समझ जाना कि वो चीज जीएसटी स्लैब में नहीं आती होगी, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब कुछ नहीं करना है उसमें, जितने का दाम होगा उतने का, मतलब मान लो अगर यहाँ जीरो होता तो 600 रुपए ही तुमको देना पड़ता, उस पर कोई जीएसटी ना लगता, जीएसटी 0 रुपये लगता, ठीक है। खत्म हो गया सवाल। देखो कह रहा है टोटल जीएसटी बताओ कितना रुपए दिया? 198 वहां दिया, यहाँ कितना दिया? 72 रुपीज। जरा जोड़ो, 8 में 2 जोड़े 10 आया, ठीक है, 17 आया, 2 आया, 270 रुपए जीएसटी का हो गया, ठीक है। 270 रुपए जीएसटी तुमने दे दिया दुकानदार को। यार देखो ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। देखो हेयर ऑयल का टोटल कर लो, 1100 प्लस 198, 1100 प्लस 198, जब इसको जोड़ो कितना आया भैया? 8921, ठीक है। हेयर ऑयल का टोटल रुपए कितना आ गया? हेयर ऑयल का टोटल कितना आ गया? ये था, हमको हेयर ऑयल के लिए देना पड़ेगा। हेयर ऑयल के लिए भैया बच्चे क्या करोगे भैया? फॉर्मेलिटी मार लेना, हाथ जोड़ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। ऐसे मत करके चले आना वहां पे, ठीक है, मत कर देना ऐसे, नंबर काट देगा। थोड़ा सा वर्ड में लिख देना, ठीक है। टोटल अमाउंट फॉर हेयर ऑयल इज इक्वल्स टू अमाउंट पेड फॉर हेयर ऑयल प्लस टोटल जीएसटी पेड फॉर हेयर ऑयल, ऐसे करके लिख देना, ठीक है। कितना आया? 1298 आया हेयर ऑयल के लिए टोटल पैसा। कैशियो नट्स के लिए कितना आएगा? 600 रुपए आएगा और 72 रुपए भी आएगा, मतलब कैशियो नट्स के लिए कितना रुपए और देना?
672 रुपीज दोगे। जरा टोटल करो, 8 प्लस 2 कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है 10 आ गया, वहां कैरी गया, 10 प्लस 7 17 आ गया, एक और कैरी गया, 7 8 9 और 1970 रुपए आ गया। मतलब टोटल बिल कितने का बना होगा इनका, 1970। जिसका ये क्वेश्चन हो गया था अपने लिए क्या करे, ताली बजाए। ठीक है भाई, तुम्हारे 4 नंबर पक्के हैं जीएसटी चैप्टर से। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। चलो भैया देखो याद रखो, बैंकिंग में देखो बैंकिंग का क्वेश्चन है ये, ठीक है बैंकिंग का क्वेश्चन। अच्छा सुनो, बैंकिंग के क्वेश्चन समझोगे कैसे, जिस भी क्वेश्चन में तुमको ये दिख जाए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, कुछ ऐसा दिख जाए, डिपॉजिट अकाउंट दिख जाए, कुछ ऐसा दिख जाए, तो समझ जाना वो बैंकिंग का सवाल है। ठीक है, अगर बैंकिंग का सवाल होगा तो कुछ डेटा तुम खुद से निकालोगे। सबसे पहले सलमान डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी मंथ, तो जैसे दिख जाए डिपॉजिट्स एवरी मंथ मतलब समझ जाओ तुमको प्रिंसिपल गिवन है। कितना गिवन है, 1000 रुपए गिवन है। फॉर 2 ईयर्स मतलब एन की वैल्यू कितना गिवन है, 2 ईयर। लेकिन हमने बताया था टाइम मंथ में रखना है, तो 2 साल को जब मंथ में करोगे कैसे करोगे, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, मल्टीप्लाई कर देना 12 से। 2 इंटू 12 कितना, मतलब 24 महीने आ गए, 24 मंथ्स आ गए। कह रहा है इफ ही रिसीव्स 26,000 ऑन मैच्योरिटी, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है अगर मैच्योरिटी वैल्यू दे दिया, कितना दे दिया, 26,000 रुपीज, क्या रहा है बताओ इंटरेस्ट कितना मिला होगा उसको। देखो क्या करो, फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ मेरे भाई, फॉर्मूला लगाओ। मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू टाइम प्लस में इंटरेस्ट। तुमको क्या क्या गिवन है, तुमको क्या क्या गिवन है, मैच्योरिटी वैल्यू कितना गिवन है, 26,000 रुपया, 26,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपए, ठीक है। टाइम कितना है, 24 महीना। इंटरेस्ट तो निकालना है तो उसको अलग रखो। 24 इंटू 1000 कितना हो गया, 24,000 रुपए। यहाँ कितना था, 26,000 रुपए। अब जब माइनस करोगे, माइनस तो करना आता है ना भैया, ये मत बोलना कि माइनस कैसे कर दिया सर आपने, ठीक है। प्लस का यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया, जब ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो देखो इंटरेस्ट कितना बनेगा, 26,000 में 24,000 माइनस कर दो, 2,000 रुपए आ जाएगा इंटरेस्ट। यार देखो यही सवाल आता है 4 नंबर में भैया। देखो मैं खुद से नहीं लिखा हूँ, देखो वहाँ पे क्या लिखा है, 4 मार्क्स लिखा हुआ है, ये बोर्ड का ही सवाल है, ठीक है। कुछ बहुत तगड़ा सवाल नहीं पूछ लेगा, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, जब लर्निंग होती है, हाफ ईयरलीज वगैरह होते हैं, तब सवाल अच्छे पूछे जाते हैं। बट बोर्ड वाले ये देख के सवाल देता है कि भाई बच्चा कॉमर्स नहीं लिया हुआ है, ठीक है। तुम लोग कॉमर्स तो लिए नहीं हो भाई, कॉमर्स नहीं लियो, जो लिए हैं भाई उनको तो समझ में आता है बढ़िया से। अब जो नहीं लिए हैं कमर्शियल स्टडीज, उनके लिए डिफिकल्ट होता है, तो वो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देगा, ठीक है। कितना आ गया इंटरेस्ट, 2000 रुपीज पहला आ गया हमारा, 2000 रुपए आ गया, ठीक है। फटाक से इसको पॉज करो, या देखो आगे स्पेस है, आगे स्पेस है, देखो आगे क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ठीक है। क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, ये बताना है, ठीक है, ये बताना है। देखो जरा क्या क्या गिवन था, प्रिंसिपल कितना गिवन है, प्रिंसिपल 1000 रुपए गिवन है। एन कितना गिवन है, एन कितना गिवन है, 24 गिवन है। इंटरेस्ट कितना गिवन है, 2000 गिवन है, ठीक है। तुमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है बेटा, याद रखो बैंकिंग के क्वेश्चंस में या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछता है या तो टाइम पूछता है, सवाल को टफ बनाने के लिए। और वो सवाल करोगे कैसे, ऐसे करोगे, देखो सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला लिखो इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू रेट अपॉन 100। देखो रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, इसीलिए अपॉन में 100 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या लिखते हैं नीचे, 2 इंटू 12। तुम्हारे पास सब चीज की वैल्यू है, बस इसकी वैल्यू नहीं है, और यही तो निकालना है भैया। निकालो निकालो मेरे भाई। इंटरेस्ट कितना है, 2000 रुपया भैया, ठीक है, 2000 रुपये इंटरेस्ट है। कितना है बोलो, 2000 रुपीज। प्रिंसिपल कितना है, 1000 रुपए, ठीक है। एन कितना है, 24, 24, यहाँ कितना आ जाएगा, 24 प्लस 1 मतलब 25 मल्टीप्लाई में, इंटू में आर तो निकालना ही था, 100 ऐसे लिख लिया, और यहाँ कितना लिख लिए, 2 इंटू 12। जरा चेक कर लो। और जिसको फॉर्मूला नहीं आता भैया, एक तमाचा मारो और फटाक से याद करके आओ। कब याद करोगे फॉर्मूला, ठीक है, कब याद करोगे, वीडियो पॉज करो, फॉर्मूला याद करो फटाक से, तब जाके सवाल बनेंगे, ठीक है। कैंसिल आउट करो यार, देखो बहुत सिंपल है, कैंसिल आउट करो। देखो 2 जीरो यहाँ से कट गए, ठीक है, ठीक है। 12 2 जा 24 होता है, 24 से 24 कट गया, ठीक है, वेरी गुड। 1 0 से 1 0 ये कट गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है भैया, ठीक है, ठीक है। अब 24 25 4 जा होता है 100 और 8 जा होता है 200। जिसको नहीं आता 5 की टेबल से कर लो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और ऐसे करके, ठीक है। 25
4 ज़ा 200 हो गया, ठीक है। देखो भैया कितना आ गया, कितना आ गया, देखो क्या आ गया भैया, रेट इज इक्वल्स टू क्या आ गया, कितना आ गया मेरे भाई बोलो, रेट इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4% आ गया, ठीक है भैया, कितना आ गया, 4% आ गया। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ भैया सही है, एकदम सही है, ठीक है, एकदम सही है, ठीक है। देखो इसलिए बोल रहे थे चेक कर लेते हैं, 25 8 होता है, 8 200, 4 नहीं होता है, 4 तो भाई 25 4 100 होता है, 25 8 200 होता है। रेट कितना आ गया, 8% आ गया। बोर्ड में यही सवाल आएगा, बोर्ड की औकात इतनी है बस, ठीक है भाई। तुम लोग कॉमर्स वाले नहीं हो, इसलिए बोर्ड बहुत सिंपल क्वेश्चन देता है कमर्शियल स्टडीज में, तो तुम अपने 15 नंबर पक्के कर सकते हो, ठीक है भाई। 4-5 नंबर जीएसटी वाले चैप्टर से 1 मार्कर और 4 मार्कर मिला के, और इससे भी 4 मार्कर का आता है, ठीक है। कभी कदार इससे भी 1 मार्कर पूछ लेता है मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया। अब ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल किसका है, शेयर एंड डिविडेंड्स का। जैसे समझ जाना, देखो लिखा हुआ है 100 शेयर्स, अब ऐसा लिखा हुआ है तो समझ जाना, ठीक है, ऐसा समझ जाना, ठीक है। अच्छा देखो जरा फटाक से एक चीज समझ लो, कुछ क्वेश्चन में क्या कैसे देता है, कुछ ऐसे देगा, कुछ क्वेश्चन में ₹10, ठीक है, ₹10 एट ₹15 शेयर से, ऐसे कुछ करके इन्फॉर्मेशन दिया रहता है। अगर कुछ लाइन ऐसे लिखी हो किसी क्वेश्चन में शेयर्स वाले, तो समझ जाना जो ये स्टार्टिंग में लिखा रहता है ये क्या रहता है, ये फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर गिवन रहता है। जो बाद में गिवन रहता है ये क्या गिवन रहता है, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर गिवन रहता है। ऐसे ही क्वेश्चन में गिवन होगा ₹10 एट ₹15 शेयर्स करके कुछ लिखा होगा, कोई डेटा ऐसा ही दिया होगा। तो ऐसा डेटा दिया हो तो कंफ्यूज मत होना भैया, जो स्टार्टिंग वाला होगा वो फेस वैल्यू गिवन होता है, जो बाद वाला होता है वो मार्केट वैल्यू गिवन होता है शेयर का, एक शेयर का, ठीक है भैया। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल सवाल है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर गुप्ता इन्वेस्टेड, जैसे इन्वेस्टेड बोल दिया समझ जाओ तुमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, समझ जाओ तुमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, तुमको इन्वेस्टमेंट गिवन है, ठीक है। फटाफट पहले लिख लिया करो, पहले लिख लिया करो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है, इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन है, कितनी गिवन है भैया, 33,000 रुपीज गिवन है, ठीक है। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, इन बाइंग 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, इन बाइंग 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। मान लो यहाँ लिखा होता ₹100 शेयर्स, तो ₹100 क्या होता, फेस वैल्यू होता, बट रुपीज का साइन नहीं लगा है, सिर्फ 100 शेयर बोला है, तो मतलब ये नंबर ऑफ शेयर्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 शेयर दिया है, कह रहा है 100 शेयर है, ठीक है। ऑफ अ कंपनी एट 10% प्रीमियम, ठीक है। द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 12%, इसका मतलब क्या है, ये रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है। रेट भैया जिसको कंफ्यूजन हो रही है पहले फॉर्मूले याद करके आओ, फॉर्मूले में देखो यूज होता है रेट ऑफ डिविडेंड। द डिविडेंड डिक्लेयर्ड इज कितना, 12%, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड दे दिया है तुमको 12%, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है, 33,000 इन बाइंग ₹100 ऑफ शेयर्स एट 10% प्रीमियम, बेटा थोड़ा सा एरर है कुछ, हाँ थोड़ा सा एरर है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, ठीक है, इसका मतलब ये शेयर्स नहीं गिवन है, यहाँ पे रुपीज का साइन लगा होगा, ठीक है, मिस हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, बट समझ लेना, देखो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना सवाल में, उल्टी सीधी कोई वैल्यू मत पुट कर लेना, बस ये याद रखना अगर कुछ ऐसा लिखा हो ₹100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ऐसा कुछ लिखा हो तो स्टार्टिंग वाला क्या है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। इसको मिटा दो भैया, देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, नॉमिनल वैल्यू लिखो या फेस वैल्यू 1 शेयर की कितना है, ₹100, ठीक है, गॉट इट, यहाँ समझ में आया। अब देखो लिखा है एट 10% प्रीमियम, कुछ आया दिमाग में, कुछ आया दिमाग में, 10% प्रीमियम का मतलब कंपनी प्रॉफिट में होगी, मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी, 10%। अब 10% किसका निकालोगे, जितने में खरीदे थे, मतलब फेस वैल्यू पे खरीदे थे ना, फेस वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू थी, इस पे जरा 10% निकालो, मतलब 10 रुपये आ जाएगा, मतलब 10 रुपये बढ़ गया है, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या लिखोगे, मार्केट वैल्यू क्या लिखोगे, 100 रुपये का तो पहले था, अब कितने का है, 110 रुपये का। ये हो गया नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ये हो गया मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। अब करते हैं सवाल, क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, ठीक है, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड। भैया नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड का फॉर्मूला क्या था भैया, इन्वेस्टमेंट, जिसको याद नहीं है फटाक से फॉर्मूला याद करके आओ, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ
1 शेयर। भैया पिछले साल आया हुआ सवाल है ये, ठीक है, पिछले साल आया हुआ सवाल है, बहुत सिंपल सा सवाल पूछता है। कितने मार्क्स का पूछा है? 3 मार्क्स का पूछा। 15 मार्क्स तुम अपने मुट्ठी में कर सकते हो, ठीक है। बढ़िया से पढ़ो, देखो फॉर्मूला याद करो, पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो सवाल बन गया। फिर यार मैथ्स में अगर तुमको 90% फॉर्मूला भी याद है तो तुम सवाल कर सकते हो, अगर ठीक ठाक ये बना के रखे हो अपना, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितनी इन्वेस्टमेंट है भैया? 33,000 रुपीज। 33,000 रुपीज तो इन्वेस्टमेंट है। मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है? 110 रुपीज। बस खत्म हो गया यार, काटो, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। 11 3 जा 33 और 2 जीरो उतार लो। कितने शेयर आ गए? कितने शेयर आ गए? 300। पहले का आंसर क्या आ गया भैया? 300 शेयर्स। क्वेश्चन का लेवल मेरे बच्चे इतना ही रहने वाला है, ठीक है, जितना तुम देख रहे हो। बहुत सिंपल सिंपल सवाल आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स पूछेगा, सब वैल्यू उठा के दे देगा बस, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है हिज एनुअल डिविडेंड। पीछे बताए थे भैया, मत कहना बताए नहीं थे, कभी भी बोले डिविडेंड, एनुअल डिविडेंड, एनुअल इनकम, सब एक चीज होती है, ठीक है, सब एक चीज होता है। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला लगाओ यार, बहुत आसान सवाल है, ठीक, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? एनुअल डिविडेंड निकालो। एनुअल डिविडेंड बोले मेरे बच्चे, ठीक है, या एनुअल, एनुअल क्या बोले? एनुअल इनकम बोले, या सिर्फ डिविडेंड बोल दे तो समझ जाना एक ही चीज बोल रहा है, कंफ्यूज मत हो जाना। इक्वल टू, फॉर्मूला बोलो, बताओ फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? एनुअल डिविडेंड मतलब प्रॉफिट जो साल के एंड पे मिलेगा। प्रॉफिट किस पे देती है कंपनी? कंपनी वाले चालू होते हैं, मार्केट वैल्यू पे प्रॉफिट नहीं देते हैं, फेस वैल्यू पे देते हैं। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ शेयर के लिए एन आ गया, इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है, फेस वैल्यू 1 शेयर। नंबर ऑफ शेयर कितने आए थे भैया? कितने आए थे? कितने आए थे? 300। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 1200। रख लो यहाँ पे 300 शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 12, ठीक है। अब देखो भैया 12% है, परसेंटेज का साइन जब हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है। फेस वैल्यू कितना है एक शेयर की? कितना है भैया? नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपए है। देखो खत्म हो गया सवाल यार, 100 से 100 कट गया, 12 3 जा 36 और 2 जीरो और उतार लो। इतना प्रॉफिट मिलेगा तुमको साल के एंड पे कंपनी के द्वारा, 3600 रुपए। सवाल खत्म हो गया भैया, तुमको 3 मार्क्स मिल गए, ठीक है। ताली बजा लो अपने लिए। यू हैव बीन सक्सेसफुली अवॉर्डेड 3 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। यार देख लो सवाल का लेवल यही रहने वाला है, ठीक है, इसलिए कमर्शियल मैथमेटिक्स इजी है, ठीक है। अब एक साल में जैसे हाफ ईयरली में टफ टफ क्वेश्चन पूछता था तो वो तुम्हारा क्या कर रहा था? क्रिटिकल लेवल भाई इंक्रीज करने के लिए था, ठीक है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने के लिए था, बट बोर्ड में सिंपल सवाल आने हैं, ठीक है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए सूटेबल है, ठीक है। सारी वीडियो देखो, सारे, सबसे पहले तो सारे फॉर्मूले भाई मगअप कर लो, एकदम बढ़िया से याद करो, सारे फॉर्मूले तुमको रटे होने चाहिए, फिंगर टिप पे होने चाहिए कमर्शियल मैथमेटिक्स के सारे फॉर्मूले, ठीक है। अब फॉर्मूले रटे हैं तो यार फटाक से कर ले जाओगे सवाल, ठीक है। अगला देखो भाई, ये वाला खुद से करो, 2018 में आया है 4 नंबर का, ठीक है। वीडियो पॉज करो, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो, खुद से करो। देखो कैसे समझोगे, सबसे पहले डेटा लिख दे रहा हूं मैं और बाकी का क्वेश्चन यू आर गोइंग टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, ठीक है। यार स्टाइलस गिर रहा है बहुत ज्यादा आज। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है? इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्ट जहां दिख जाए मतलब समझ जाओ इन्वेस्टमेंट गिवन है, कितना? 22,500 रुपए, ठीक है, 22,500 रुपए। अब देखो क्या लिखा है, इन ₹50 शेयर्स अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट। जहां भी ये लाइन दिख जाए, कभी क्वेश्चन में ऐसी लाइन दिख जाए इन ₹50 शेयर्स, तो समझ जाना वो क्या है, वो क्या है? फेस वैल्यू गिवन है, किसका? एक शेयर का। फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर। भैया बोर्ड वाले बच्चे हो, फॉर्मेलिटी कर करके लिखना एग्जाम में, डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व मत कर देना यार। 3-4 नंबर अगर पाने हैं तो कुछ ना कुछ तो लिखोगे ना, तो ऐसे अच्छे से लिख के आना, कुछ काटेगा नहीं, ठीक है, एग्जामिनर कोई नंबर नहीं काटेगा, बढ़िया से लिख के आना। फेस वैल्यू कितना है? 50। अब कह रहा है अवेलेबल किस पे है? अवेलेबल मतलब जब खरीदने जाओगे मार्केट वैल्यू पे, तो कह रहा है 10% डिस्काउंट पे, मतलब कंपनी क्या लॉस में चल रही है। निकालो फटाक से, मार्केट वैल्यू कितना आएगी? 50 रुपए स्टार्टिंग वैल्यू थी, अब 10% डिस्काउंट पे है, मतलब 10/100 से मल्टीप्लाई करो, मतलब 5 रुपए लॉस में चल रहा है, 5 रुपए लॉस में चल रहा है। देखो 5 रुपए आया यहाँ से, मतलब 5 रुपए लॉस में चल रहा है। तो 50 रुपए का स्टार्टिंग पे था, 5 रुपए लॉस, मतलब 45 रुपए का है। खत्म हो गया भैया, ठीक है, खत्म हो गया। इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे दिया है? रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे दिया है? 12%।
साइड में लिख ले रहे हैं यहाँ पे। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12%। क्या रहा है नंबर ऑफ शेयर्स, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला फटाक से याद करो, नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या है। अब ये क्वेश्चन हम नहीं कराएंगे, ठीक है, चलो करा दे रहे लास्ट में, वरना कहोगे सर ये क्या लिख दिया है, फाइंड द आंसर करेक्ट टू द होल नंबर, ठीक है, चलो करा देना। देखो नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या था, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट कितना है 22,500, ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना है 45, 22,500 अपॉन 45, 5 9 जा 45, ठीक है, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25 और 00, ठीक है, कितना आ गया, कितना आ गया, चेक करो जरा कितना आ गया, कितना आ गया भैया, 4500 अपॉन 9, 9 5 जा 45 00, ठीक है, ये ग्रीन पेन दिख नहीं रहा होगा, ग्रीन पेन दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, ब्लैक ही यूज कर ले रहे हैं। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए, 500 शेयर्स आ गए। पहला सवाल हो गया खत्म, पहले का आंसर कितना आ गया 500, भैया 500 शेयर्स आ गए। यार देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब अच्छा एक और चीज जिसको कंफ्यूजन है, सेल प्रोसीड्स, तो भैया सेल प्रोसीड्स तुम्हारे चैप्टर में नहीं है, ठीक है, मतलब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, जीएसटी में आईजीएसटी नहीं है, ठीक है, बैंकिंग में सारी चीजें, क्योंकि बैंकिंग इज वेरी वेरी इजीएस्ट टॉपिक, बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है, और शेयर एंड डिविडेंड्स में क्या नहीं है, सेल्स प्रोसीड नहीं है, ठीक है, और ब्रोकरेज वाले सवाल नहीं, मतलब ऐसे ही सिंपल सिंपल सवाल है, ठीक है। देखो एनुअल डिविडेंड मतलब एनुअल इनकम, ठीक है, एनुअल इनकम निकाल लो, फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू जब तुम कंपनी तुमको फायदा देगी किस पे देगी, फेस वैल्यू पे, मतलब इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है भैया 500, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, कहाँ गया 12%, इनटू में 12/100, इनटू में फेस वैल्यू कितनी है 50 रुपए। देखो सवाल हो गया खत्म, ठीक है, सवाल हो गया खत्म, ठीक है, 12 5 जा 60, कितना आ गया भैया 60 इंटू 50, ठीक है, 60 इंटू 50, 12 5 जा 60 और 60 इंटू 50, 5 6 जा होता है 30, तो पहले 30 लिख दिए, फिर कितने जीरो बच गए, 2 जीरो बच गए, तो 2 जीरो और लगा दो खुद से, मतलब 3,000 रुपए तुमको कंपनी क्या देगी, प्रॉफिट देगी एक साल के एंड पे, 3,000 रुपीज आ गया। लास्ट वाला करते हैं, देखो रेट ऑफ रिटर्न बोल रहा है, ही गेट्स ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिटर्न कुछ भैया अलग नहीं है, जब तुम फॉर्मूला याद किए होगे तो रेट ऑफ रिटर्न तुमको दिया होगा वहां पे फॉर्मूला, ठीक है, वहां पे तुमको फॉर्मूला दिया होगा रेट ऑफ रिटर्न का, ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न का तुमको फॉर्मूला दिया होगा, याद करो, हमने तुमको बताया था, कैसे याद कराया था, तुम्हारे बोर्ड में जितने नंबर आते हैं परसेंटेज अपनी कैसे निकालते हो, कैसे निकालते हो अपनी परसेंटेज, सबसे पहले अपने नंबर रखते हो ऊपर, तो जब शेयर्स खरीदे होगे तो ऊपर क्या रखोगे, परसेंटेज रिटर्न का मतलब है कि तुमको मुनाफा कितना मिला, मुनाफा कितना मिला 3,000 रुपए मिला, तो कह रहा है उसका परसेंटेज बताओ कितना आया होगा, ठीक है, 3,000 रुपए तो तुमको प्रॉफिट मिल गया, तो एक तरीके से बताओ कितना परसेंटेज मिला रिटर्न, ठीक है, एक साल में, तो पहले ऊपर क्या रखोगे जो तुमको मिला, तुमको कितना मिला भैया, तुमको कितना मिला था, तुमको कितना मिला था 3,000 रुपए मिला था, लिख लो यहाँ पे 3,000, तुमने कितना लगाया था, तुमने कितना लगाया था भैया, कितना लगाए थे तुम तो इन्वेस्टमेंट लगाए होगे ना, कितना लगाए थे भैया, इन्वेस्टमेंट कितना लगाए थे, इन्वेस्टमेंट कितनी है 22,500, 22,500, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, अब 5 से काटो, 5 4 जा, देखो देखो 3 से जा रहा है क्या, 3 से कैसे चेक करोगे, जो भी डिजिट दिया होता है, जैसे 225 दिया है, इसको जोड़ो, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 क्या 3 की टेबल में आ रहा है, मतलब ये 3 से कट जाएगा, ठीक है, कैसे कटेगा, 3 7 जा 21, ठीक है, 21 और 3 5 जा 15, ये तो भैया कटना ही है, 3 1 जा 3, ठीक है, इतना आ गया। अब इसको काटो, जब इसको काटोगे तो कितना आएगा, देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 00, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 0, कितना आया तुम्हारे पास, कितना आया तुम्हारे पास 40 डिवाइडेड बाय 3 आ रहा है, ठीक है, जरा इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करो, ठीक है, देखो कितना आ रहा है, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कर पा रहे तो पॉइंट में डिवाइड कर लो, एक डेसिमल प्लेस तक डिवाइड कर लो, देखो कितना आएगा, कितना आएगा भैया, कितना आएगा भैया 3 1 जा 3, ठीक है, यहाँ बच गया होगा 1 कैरी, ठीक है, मतलब 1 रिमाइंडर बच गया होगा, 3 3 जा 9.3333 करता हुआ आएगा कुछ, ठीक है। अब तुमसे आंसर कह रहा है गिव आंसर करेक्ट टू द होल नंबर, ठीक है, देखो होल नंबर का मतलब क्या है, होल नंबर का मतलब क्या है,
होल नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसे 0 से लेके इन्फिनाइट तक जितने नंबर होते हैं, मतलब बिना पॉइंट वाला नंबर। तो 13.333 में बिना पॉइंट वाला कौन सा है? अगर इसको अच्छे से लिखना हो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 13 प्लस 0.3333 ऐसे भी तो लिखते जाओगे। जब इसको सॉल्व करोगे फिर से यही आ जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास 1.5 है, तो इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 प्लस 0.5। ये 1 क्या हो गया, ये होल पार्ट हो गया, ये होल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, डेसिमल वाला पार्ट हो गया। तो अगर बोले आंसर किस में देना, होल नंबर में देना, तो आंसर 1 दे दोगे। ऐसे यहाँ अगर आंसर देना तो कितना दे दोगे, कितना दे दोगे भैया, बोलो 13 दे दोगे। ठीक है, तो क्या बोलोगे, कितना आ गया भैया, 13% आ गया। ठीक है, होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट सवाल भैया, ये भी किसी साल में आया हुआ है, रिसेंट। कितने नंबर का आया था, 3 नंबर का आया था। तुम 15 से 16 नंबर अपने क्या कर सकते हो, अपने मुट्ठी में कर सकते हो। बहुत आसान होता है, ठीक है, कमर्शियल मैथमेटिक्स। चलो देखो क्या कह रहा है, कह रहे हैं सुरेश हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। बताए थे भैया, जैसे सवाल में दिख जाए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, समझ जाना कि बैंकिंग का सवाल है। जरा सबसे पहले डेटा कॉपी करो। फाइंड इन ईयर्स, टाइम पूछा तुमसे, ठीक है, टोटल टाइम पूछा है। ही डिपॉजिट मतलब क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, कितना, 2000 रुपए पर महीना दिया है। एंड द बैंक पेज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, रेट कितना दिया है भैया, 8% पर एनम। ठीक है, इफ ही गेट्स 1040 एज इंटरेस्ट, मतलब तुमको इंटरेस्ट दे दिया क्वेश्चन में, कितना दे दिया, 1040 दे दिया। ठीक है, यहां तक भी सही है। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड इन ईयर्स टोटल टाइम। देखो, ना तो मेच्योरिटी वैल्यू दिया है, ना तो तुमको टाइम दिया है, ठीक है, ना तो एन की वैल्यू दी है। टाइम इज इक्वल टू एन होता है, वो भी नहीं दिया है तुमको। टाइम ही निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, जब भी ऐसा सवाल मिल जाए। तुमको इंटरेस्ट गिवन है, जरा इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। बोलो भैया, क्या फॉर्मूला होता है, बोलो बोलो, याद है? अगर याद हो तब ये सवाल करना, ठीक है, नहीं याद हो फटाक से पहले याद करो फिर करो। बहुत सिंपल है। देखो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू एन मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1 इंटू आर बाय 100 और कितना 2 इंटू 12, ये फॉर्मूला होता है। इंटरेस्ट कितना गिवन है, 1040, 1040। ठीक है, प्रिंसिपल कितना गिवन है, 2000 रुपीज, 2000 रुपीज। एन तो तुमको गिवन नहीं, वही तो निकालना था, तो ऐसे n प्लस 1 भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। रेट कितना गिवन है, 8% गिवन है, 8 लिख दिया। अच्छा देखो, 8% होता है इसीलिए 100 रहता है, ये मत कर देना कि 100 तो यहाँ था ही, एक और 100 लगा दिए, नहीं भैया, 8% होता है इसीलिए 100, मतलब जितना भी परसेंटेज होगा 100 तो नीचे लगाओगे ही, तो यहाँ पहले से लगा दिया है, तो तुमको सिर्फ वो वैल्यू लिखनी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, दोबारा 100 मत लगा देना। ठीक है, और यहाँ कितना आ गया, 2 इंटू 12। ठीक है, देखो क्या क्या कट रहा है, जरा देखो, 2 0 कैंसिल हो गए यहाँ से, 1 0 यहाँ से, और 1 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, इतना तो कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। कितना आया भैया, 2 6 12, 2 4 8, ये भी कैंसिल हो गया। और क्या कैंसिल हो सकता है भैया, कैंसिल करो, 2 3 6, 2 2 4। ठीक है यार, तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेना। ठीक है, मत पूछना काटा कैसे, भैया इतना तुम्हें आना चाहिए, 10वीं में पढ़ रहे हो। ठीक है, अब देखो, 2 1 2, 2 5 10 और 2 2 4। हमारे पास आया क्या, देखो हमारे पास क्या आया, अच्छे से लिख दे रहा हूं मैं, 52 यहाँ पे आया। इस साइड क्या बचा, n मल्टीप्लाइड बाय n प्लस 1, और नीचे क्या बचा, 3। अब 3 को उधर भेजो, कितना आएगा, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है, इसको मैं अगले पेज पे जरा कर दे रहा हूँ। ठीक है, अगले पेज पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या आया, 52 इज इक्वल्स टू n और n प्लस 1 अपॉन में 3, 3 को उधर मल्टीप्लाई कराओगे कितना आएगा, 3 2 6, 3 5 15 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n। अब यहाँ एक क्वाड्रेटिक बन गई, n स्क्वायर प्लस n माइनस का 156 इज इक्वल्स टू 0। याद रखना, बैंकिंग के सबसे टफ सवाल टाइम का बनाता है। ठीक है, और बच्चे कहाँ फंसते हैं, यहाँ पे फैक्टर निकालने में फंसेंगे क्वाड्रेटिक का। ठीक है, तुम भी फंसोगे, देखना लगा के 3 4 क्वेश्चन लगाना टाइम वाले, तुम यहाँ फंसोगे। तो भैया मेक श्योर इसकी प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आसान लगना है, बट जब लगाओगे तो लगेगा नहीं तुमसे। ठीक है, तब तुम फंसोगे कहीं ना कहीं। देखो आप कैसे करोगे, फैक्टर निकालो जरा 156 के। जब 156 के फैक्टर निकालोगे तो देखो कितना आएगा, 156 का फैक्टर निकालो, 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, 2 3 6, 2 9 18। ठीक है, 13 3 39 और 3 से 3 1 3। ठीक है, अब देखो यहाँ माइनस का साइन लगा है, मतलब माइनस करके तुमको प्लस का 1 लाना है। कैसे लाओगे भैया, ठीक है, कैसे लाओगे बताओ, कैसे लाओगे भैया,
माइनस करके तुमको क्या लाना है, 3 2 जा 6 और 6 दूनी 12, 12 में जब 13 घटाओगे मतलब 13 में 12 घटा दो 1 आता है। बहुत सिंपल था बेटा, इसका तो निकल गया। ठीक है, एन स्क्वायर प्लस 13 माइनस का 12 एन माइनस का 156। भैया प्लीज कोई ये मत पूछना सर ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक चैप्टर में 8वीं क्लास में बहुत अच्छे से बताया जाता है क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व होती है, वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं कुछ। ठीक है, बच्चों की मैथ्स इसीलिए कमजोर होती है क्योंकि उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना आता है इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक में फंस जाते हैं, अलजेब्रा बेकार है। ठीक है, कुछ लोगों को कैलकुलेशन नहीं समझ में आती है। तो भैया यही सारी चीजें जो तुम्हारी मैथ्स क्या करती हैं, वीक करते जाती हैं टाइम टू टाइम। इसीलिए बोला जाता है भैया, ये नहीं कह रहे तुम टॉपर बन के रहो, लेकिन एक एवरेज बच्चा बन के रहो, एक स्मार्ट बच्चा जिसको कम से कम ये बेसिक चीजें तो आती हो। ठीक है, अब तुम लोग 11वीं क्लास में जाओगे मैथ्स लोगे, हालत खराब हो जाएगी वहां पे। ठीक है, 11वीं में तो मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि वहां पे तुम चीजें सीखोगे नई नई, तो नई नई चीजें सीखोगे तो भाई सीखना सबसे मुश्किल काम होता है। और 11th के कॉन्सेप्ट बेटा अच्छे अच्छे हैं, तो भाई मेक श्योर 10वीं के बाद कुछ दिन की छुट्टी मिले तो अपना बेसिक्स इंप्रूव कर लो। ठीक है, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी आगे। ठीक है, क्या आएगा, एन स्क्वायर प्लस 13n माइनस का 12n माइनस का 156 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एन स्क्वायर क्या कॉमन ले सकते हो यहाँ से, n कॉमन ले सकते हो, n प्लस 13 माइनस का यहाँ 12 कॉमन लोगे, n प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर आ जाएगा n प्लस 13, एक फैक्टर आ जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो एक वैल्यू आएगी n इज इक्वल्स टू 12 प्लस का, एक वैल्यू आ जाएगी माइनस का 13। तो देखो क्या कभी टाइम नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो मतलब 13 माइनस नेगेटिव वाला निगलेक्ट कर दोगे हमेशा। 12 मतलब क्या हो गया, n की वैल्यू 12 भाई, मतलब n किस में लेते थे, मंथ में लेते थे, मतलब ये क्या दिया होगा 12 मंथ। 12 महीने आंसर आया हमारा, इसको स्क्रीनशॉट ले लो कर लो, 12 महीने आंसर आया, लेकिन तुमको यहाँ ईयर में निकालना है। तो 12 महीने मतलब क्या होता है, 1 साल होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 ईयर आ जाएगा। टाइम लिख दोगे, टाइम इज इक्वल्स टू 1 ईयर। ठीक है, आगे कुछ है, आगे कुछ नहीं है। ठीक है, आगे तो कुछ नहीं है। तो भैया कमर्शियल मैथमेटिक्स में इतना ही था। ठीक है, इतना ही था कमर्शियल मैथमेटिक्स में। ठीक है, इतना ही तक। तो भैया वीडियो अब एंड कर रहे हैं। ठीक है, भरोसा रखो इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ना जीएसटी ना बैंकिंग ना शेयर एंड डिविडेंड्स में। अब तुम्हें करना क्या है, क्या करना है तुम्हें, एक दो सिमिलर ऐसे सवाल लगाओ। ठीक है, अगर अभी भी नहीं लग रहा है तो क्या करो, जितने फॉर्मूले बताए हैं सारे फॉर्मूले फटाक से याद करो, उसके बाद वीडियो रिपीट करो। वीडियो कैसे करनी है, कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, फटाक से सवाल पे आओ, सवाल देखो, फटाक से उसको सॉल्व करो। अगर नहीं लग रहा है सॉल्यूशन देखो, फटाक से सॉल्यूशन देखो और उसके बाद कुछ आउटपुट निकालो। मतलब एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनाओ दिमाग में सॉल्यूशन देखने के बाद में, कि हाँ भैया ऐसा सवाल होगा तो उसमें ये करेंगे। ठीक है, मान लो कहीं लिखा होगा ₹15 शेयर्स अवेलेबल एट, तो ₹15 फेस वैल्यू हो जाएगी, अवेलेबल एट 10% प्रीमियम का मतलब क्या है, डिस्काउंट का मतलब क्या है, ऐसे कॉन्सेप्ट बनाओ दिमाग में। ठीक है, तो ऐसे दोबारा वीडियो देखना। ठीक है, फटाक से क्वेश्चन पे जाना, कॉन्सेप्ट मत देखना, पहले फॉर्मूला याद करो, फिर पहले क्वेश्चन पे जाओ, लग गया तो बहुत अच्छा है, आगे बढ़ाओ, अगले क्वेश्चन पे लग गया तो ऐसे ऐसे देखते जाओ, रिवीजन करो फटाफट। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई अच्छे से पढ़ाई करते रहो, 9 दिन बचे हैं, बहुत क्रूशियल टाइम है, बढ़िया से करो, अभी भी बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, भरोसा रखो बस अपने ऊपर, और पूरा दिन दिन पढ़ाई करो। देखो कम दिन बचे हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, तुमको लग रहा है भाई 4 घंटे की मैराथन देख लोगे, तुम्हें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। ठीक है, मैराथन उनके लिए होती है जो साल भर पढ़े होते हैं, या फिर जो स्मार्ट बच्चे होते हैं भाई, इनके कॉन्सेप्ट जिनके बेसिक्स बढ़िया है, जो जल्दी चीजें ग्रैब कर ले रहे हैं। ठीक है, अगर तुम वीक हो तो भाई तुम्हारे लिए 4 घंटे 10 घंटे की मैराथन नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो। ठीक है, 11th-12th में बहुत टफ होने वाली है मैथमेटिक्स। ठीक है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट काम नहीं आना है, तो अभी से आदत डालो। ठीक है, 9 दिन है, अच्छा खासा टाइम है। आज मेक श्योर करो कि तुम्हारी कमर्शियल मैथमेटिक्स खत्म हो जाए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो।